स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। जल्दी से अपना मॉड्यूल ओपन कर लो। देखो स्टूडेंट, अब कस्टम ड्यूटी हमें कहता है कि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि दो तरीके के स्केड्यूल्स हैं कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, जो कि हमें डिफरेंट ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। अब पहले वो जो ड्यूटी के बारे में हमें बता रहे हैं वो है फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ, दैट इज अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी। और सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 हमें बताता है रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट शेड्यूल इम्पोर्ट का है, सेकेंड शेड्यूल एक्सपोर्ट का है। ठीक है, आप अगर कभी पेपर में भूल जाओ ना फर्स्ट शेड्यूल किसका था, तो ऐसे भी ध्यान कर सकते हो, फर्स्ट को आई कैन राइट फर्स्ट, ठीक है ना, और ये आई जैसा लगता है, सो दैट इज रिलेटेड टू द इम्पोर्ट ड्यूटी। ओके, अब आता है कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप की ड्यूटीज आती हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 कैटेगरीज पढ़नी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी, एंटी डंपिंग, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये जीएसटी कहीं नहीं जाने वाला, वो यहाँ पे भी लगेगा। अब स्टूडेंट्स, इन सबके साथ साथ में देखो, जैसे हमारे पास इनकम टैक्स है, अब जो भी इनकम टैक्स में टैक्स बनता है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। बताइए, क्या हर किसी पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है स्टूडेंट्स, या नहीं बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के भी काम चल जाता है? बताओ, क्या इनकम टैक्स में हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है? लगता है ना? यस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कस्टम है, कस्टम जो सेस लगाता है दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्या लगाता है? SWS। क्या है ये? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। मतलब कस्टम ड्यूटी के साथ साथ अब वो कस्टम ड्यूटी के ऊपर एक सरचार्ज, टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिसका नाम है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इसको हम सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज करती है गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट, जैसे हमें पता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है भाई, वो हमेशा जो है 4% लगेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट है, ऐसा नहीं है कि किसी पे चिंतामणि की इनकम पर 4 लगेगा, बाकियों पे 5 लगेगा, नहीं ना। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है, ये इसका रेट भी प्री डिटरमाइंड है, प्री स्पेसिफाइड है, विच इज 10%। कितना है? 10%। तो पेपर में दिया हो ना दिया हो, हमें इसको 10% लगाना होता है हमारी टोटल कस्टम ड्यूटीज के ऊपर। ओके, अब बात आती है सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंपोर्ट पे लगता है या एक्सपोर्ट पे लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमेशा इंपोर्ट पर लगता है। किस पर लगता है? इंपोर्ट पर। मैम इंपोर्ट पर क्यों लगा रहे हैं? तो बेसिक रीजन इज, देखो, अगर हम इंडिया में कुछ इंपोर्ट करवा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा इंडियन कस्टमर उसको अब परचेज करेगा। ठीक है, तो हमारी इंडिया की सोसाइटी को एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ इंडिया में कुछ और प्रोडक्ट भी आ रहा है, दे लेवी सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ये नहीं लगता, सरचार्ज जो है सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी पे लगता है। अब एक फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, मान लो गुड्स है 1 लाख रुपीज की, जो इंपोर्ट करवाए, उसने कहा थी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी 10%। तो इतना, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं तो इंपोर्ट उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज। उस पर कहा 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। कितनी लगेगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। इसको हम BCD भी कह देते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है इस वैल्यू पर, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%। कितना आ गया? 10,000। अब स्टूडेंट्स, बात आई कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है, वो किस पर लगता है? तो ये जो कस्टम ड्यूटी है ना स्टूडेंट, 10,000, इसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10% का। मतलब ये 10,000 है, तो इसका 10% जो है वो ऐड होगा एज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके, कितना हो गया ये? 1,000 रुपीज, यानी टोटल कस्टम ड्यूटी इज 11,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? ठीक है, चलिए। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मली इट शेल बी 10%, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बहुत ही, मैं कहूंगी, प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, इन सब के केसेस में द ड्यूटी इज 3%। नॉर्मली 10% सिर्फ इनके केस में 3% है। किसके में? गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर में चाहे कोई प्लैटिनम इंक्लूड हो रहा हो वो भी। ठीक है, अब वो चाहे सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में हो, चाहे मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, सब पर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आता है कि मैम
क्या ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ये हर ड्यूटी पर लगता है? अब आपने कहा ना आज हम 7 कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली, तो क्या ये वो बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी हर किसी पे लगेगा? नहीं स्टूडेंट, ये कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिन पर की सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। मतलब जब हम SWS निकालेंगे तो उस टाइम पर हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं देखो, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, अब इनका क्या क्या मतलब होता है एक एक करके वो भी पढ़ेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी, IGST एंड द कंपनसेशन सेस, यानी 5 ड्यूटीज ऐसी हैं जिस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। अब आप सोचोगे मैम फिर लगता ही किस पर है? तो बेसिकली देखो स्टूडेंट, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। जो यहाँ पर हमारे पास बेसिक कस्टम ड्यूटी है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, ठीक है, इन सब पर जो है आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल होता है। ओके, बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलो, अब स्टूडेंट सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है, वो सरचार्ज लगा देती है कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मान लो स्टूडेंट्स उन्होंने कह दिया कि अगर इंडिया में कोई हाई स्पीड डीजल आ रहा है, ठीक है, मोटर स्पिरिट आ रहा है, तो उसके केस में भाई हम क्या है, हम एक रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा देंगे, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। ओके, तब भी वही तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो जो चाहे वो वहां पे लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अब जो सेक्शंस आएंगे, मैंने आपको बोला था ड्यूटी के जो रेट्स है ना वो कौन से एक्ट में लिखे हुए हैं, जल्दी से मुझे बताना। क्या वो कस्टम्स एक्ट 1962 में लिखे हुए हैं उनके बारे में, या फिर उनके बारे में कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में लिखा है? बताइए स्टूडेंट्स, कस्टम्स एक्ट 1962 या कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975? क्या बोला था मैंने आपको? वेरी गुड अगदीप, मैंने आपको बताया था कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो पहला सेक्शन में स्टार्ट करने वाली हूँ हमारी आज की क्लास का, डेट इज सेक्शन नंबर 12। लेकिन किसका? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आ गई कि देखो सेक्शन 12 जो है उसने कहा कि कस्टम्स एक्ट 19 सॉरी इसके रेट्स के बारे में नहीं बताया हुआ, इसके मतलब के बारे में बता दिया कस्टम्स एक्ट 1962 में। फिर उसके टैरिफ के बारे में, रेट्स के बारे में बता दिया हमें कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। क्लियर? तो सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 हमें बताता है कि इसका क्या मतलब है, इसको लगाना कहाँ पर है। उसके बाद स्टूडेंट इसके रेट्स क्या लगेंगे वो सब बताता है सेक्शन नंबर 2 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको कि सेक्शन 12 किसका एप्लीकेबल है और सेक्शन 2 किसका एप्लीकेबल है? सेक्शन 12 कहता है ड्यूटी लगेगी, उसके रेट्स के बारे में हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ कस्टम टैरिफ एक्ट बताएगा। दैट्स व्हाई इसका नाम टैरिफ है, टैरिफ का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात आई हमारे पास बेसिक कस्टम ड्यूटी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती किस पर है? द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, देखो अब हमारे पास एक आती है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जिस पर हमें असेसमेंट करनी है, यानी जिस पे सारे टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। अब असेसेबल वैल्यू के ऊपर हमेशा क्या लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो भी रेट दिया हुआ होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं इस पे भी आगे हमारे पास प्रॉपर पॉइंट्स है, लेकिन अभी के लिए क्या है कि असेसेबल वैल्यू के ऊपर जो है वो लगेगा हमारे पास बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब स्टूडेंट टैरिफ एक्ट ने बोला कि देखो बेसिक रेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब जो सब गुड्स पे लग जाता है। एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। अब ये प्रेफरेंशियल रेट क्या है? तो स्टूडेंट देखो, प्रेफरेंशियल रेट का मतलब होता है वेयर जहां उन्होंने कह दिया कि अगर इस पर्टिकुलर नोटिफाइड प्रेफरेंशियल, हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं इंडिया वाले, अगर इस एरिया से हमारे पास सामान आया तो वहां पर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी क्योंकि हमने इनको प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम नोटिफाइड प्रेफरेंशियल एरियाज तो उस पर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, कंसेशन रेट भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ कि प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी मतलब वो एरिया जिनको हमने प्रेफरेंस दिया है, तो आपको क्या लगता है स्टैंडर्ड रेट ज्यादा होता होगा या प्रेफरेंशियल रेट ज्यादा होता होगा? क्या हायर होगा दोनों में से, स्टैंडर्ड रेट या प्रेफरेंशियल रेट? हाँ जी बताइए जल्दी, व्हाट डू यू थिंक, क्या ज्यादा होता होगा? ऑब्वियसली ना,
स्टैंडर्ड रेट ज्यादा होगा। क्यों स्टूडेंट? प्रेफरेंशियल। आप एक बात बताओ, आपके दो फ्रेंड्स हैं, आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हो, यानी आप उसका फायदा करवाओगे। फायदा करवाओगे मतलब आप उस पर टैक्स कम लगाओगे, ड्यूटी कम लगाओगे ना। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो लेसर होती है इन कंपैरेटिवली टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, समझ आ गई बात मेरी? ओके अच्छा एक बात बताओ, अब उसको कहना है जी मेरे ऊपर ना प्रेफरेंशियल रेट लगाना, कंसेशनल रेट लगाना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेसिफिक क्लेम करेगा वो और कहेगा कि मैंने ये स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई करी है। देखो, इफ इंपोर्टर फेल्स टू सेटिस्फाई दोस कंडीशंस, बुक में देखिए, देन गुड्स शैल बी लायबल टू स्टैंडर्ड रेट। उसने कहा अगर वो जो इंपोर्टर है वो नहीं कर पा रहा सेटिस्फाई कि मेरा जो सामान है वो प्रेफरेंशियल एरिया से आया, या फिर मैंने जो आपने कंडीशंस बोली थी वो सेटिस्फाई कर दी, तो उस केस में बेशक प्रेफरेंशियल एरिया से आया हो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये था हमारे पास कंप्लीट स्टैंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? इज इट क्लियर कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? मैं एक बार फटाफट से इसका क्रक्स बता देती हूँ। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी में उसने कहा दो टाइप की ड्यूटीज आएंगी, एक होगी स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, एक होगी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। अगर सामान जो है प्रेफरेंशियल एरिया से आ रहा है तो प्रेफरेंशियल रेट, नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट। साथ ही साथ बोल दिया कि देखो प्रेफरेंस रेट है ना, तो इट मींस ये कम होगा, ये कंसेशनल रेट होता है, कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड रेट ज्यादा होता है। उसके बाद बस एक पार्ट हम यहाँ कर चुके हैं। मैंने बोला था ना 7 इसमें 7 कैटेगरीज हैं, याद है स्टूडेंट्स? वी हैव टॉक्ड अबाउट कि भाई इसमें 7 कैटेगरीज आने वाली हैं। हाँ जी, ये रही देखो 7 कैटेगरीज, दिस वन है। ठीक है, तो 7 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी तो हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों कस्टम को मुश्किल बोलते हैं, अरे ये तो बहुत इजी है। तो बेसिक कस्टम ऑफ ड्यूटी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट ड्यूटी के बारे में, जो कि होगा पॉइंट नंबर 6, दैट इज आईजीएसटी। एक एक करके सबके बारे में बात होगी। पहले हमारे पास बात है कि आईजीएसटी क्या है, क्या है आईजीएसटी क्या है, आइए देखें उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आईजीएसटी के बारे में मैम कौन बता रहा है? तो अगेन बात है भाई उसके रेट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली कौन बताएगा? वो जो कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 है वही बता रहा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में उसका सेक्शन नंबर 2 था ना, तो इसका सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7, आप सेक्शन 3 भी याद कर लोगे तो दैट इज इनफ। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इन्होंने बोला, देखो मैंने जब आपको जीएसटी करवाया ना स्टूडेंट्स, तो मैंने जीएसटी के टाइम पर एक बात बोली थी। ऐसी क्या बात बोली थी? मैंने आपको जीएसटी के टाइम पे बोला था कि देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो हम उनको डीम्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? अगर कोई गुड्स जो हैं वो कभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया में बाहर से गुड्स आ रहे हैं, सो दे आर डीम्ड टू बी, बिकॉज एक्चुअल में नहीं है लेकिन हम मान लेंगे डीम्ड टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, अब अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है स्टूडेंट्स, बात ध्यान से सुनना, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स, तो क्या लगता है कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। तो यही उसने कहा कि देखिए अब जब हमारे पास बात आएगी ना इसकी कि आईजीएसटी किस पर लगता है, तो क्लियर बात है ये इंपोर्ट है, और इंपोर्ट के केस में हमने पढ़ा था कि कोई भी आर्टिकल जो इंडिया में इंपोर्ट होगा उस पर आईजीएसटी भी क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि इट इज एन डीम्ड टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, अब आईजीएसटी कौन से रेट से लगेगा? आईजीएसटी तो अपने ही रेट से लगेगा ना। तो ये बोला स्टूडेंट्स की सेक्शन नंबर 5 में आईजीएसटी 2017 में रेट्स दिए हुए उसी रेट से लगेगा। मैम क्या ये सेक्शन नंबर याद करने जरूरी है? नहीं, यहाँ पर सेक्शन नंबर याद करना इतना जरूरी नहीं है, बस पॉइंट समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो मैंने कोई चॉकलेट इंपोर्ट करवाई है, ठीक है, तो उस चॉकलेट पे सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी का जितना भी रेट लगता होगा, यानी अगर उसको मैं मान लो आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, अगर मैंने महाराष्ट्र से चॉकलेट मंगवाई होती उस पर मान लीजिए 18% का रेट था। अब जब वो बाहर से आएगी, मान लो यूएस से आई ना, तो भी उस पर 18% का ही रेट लगेगा, यानी जितना इंडिया में उस प्रोडक्ट पे रेट लगता है उतना ही आईजीएसटी अब भी उस पर लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग आईजीएसटी, अब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको फटाफट से बुक में अंडरलाइन करो कि आईजीएसटी किस रेट से लगेगा। जैसे आर्टिकल को अगर इंडिया में सप्लाई किया जाता तो जितना रेट लगता उतना ही रेट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है,
नेक्स्ट आता है, जब हमें आईजीएसटी लेवी करना है तो इम्पोर्टेड आर्टिकल की वैल्यू हम कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो पहला तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, जब भी हमें इम्पोर्टेड आर्टिकल की वैल्यू देखनी है ना, तो ये वैल्यू मैम कैसे डिटरमाइन करें, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से तो हमें गवर्नमेंट कुछ करने नहीं देगी ना, ऑब्वियसली तभी जो है लॉ के बेसिस पे चलेगा। तो स्टूडेंट कस्टम्स एक्ट 1962 ने क्या कहा, उसने हमें ये बताया है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज डिटरमाइन करनी होती। किसने बताया है? सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। अच्छा ठीक है, या फिर स्टूडेंट मैम कोई वैल्यू ऐसी है जो कि फिक्स्ड है? यस, सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है कि डिटरमाइन कैसे होगी वैल्यू, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 वो कह रहा है हमें, देखो यार रेट की बात नहीं है, वैल्यू की बात है, तो कस्टम्स एक्ट बात करेगा। रेट की बात होती तो टैरिफ एक्ट बात करता। ठीक है, 14 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की टैरिफ वैल्यू डिटरमाइन कर दी है, फिक्स्ड कर दी है, तो ये वो फिक्स्ड वाली के बारे में बताएगा। 14 सबसेक्शन 1 डिटर्मिनेशन बताता है, 14 सबसेक्शन 2 फिक्स्ड टैरिफ वैल्यू बताता है। क्लियर? अब स्टूडेंट, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल। ओके, पहला आ गया कि हम वैल्यू क्या क्या लेंगे, तो एक तो हो गया कि भाई हम इस बेसिस पे देख लेंगे सेक्शन 14। सेकंड उसने कहा एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल, जो भी ड्यूटीज उस पर लग रही होंगी वो भी लगेगी। मैम और कौन सी वैल्यू लगेगी साथ में? तो स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? मान लो अगर हमें लग रहा है कि XYZ कंट्री है, अपनी कंट्री में तो वो ये प्रोडक्ट 100 रुपीज का सेल करती है, हमारी में 90। यार एक बात बताओ, अगर वो लोग XYZ कंपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका तो खर्चा बढ़ना चाहिए ना, उनको एटलीस्ट 100 में तो सेल करे, तो हम समझ गए ये तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट खराब करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, तो हाँ स्टूडेंट, जितनी भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह है इन पर भी आईजीएस, अब इन पर किस तरीके से आईजीएसटी वगैरह लगेगा वो नीचे मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। ओके, समझ आ गया? सेफ गार्ड ड्यूटी वगैरह सब पढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, जहां डाउट होगा प्लीज पूछ लेना, बिकॉज ये चैप्टर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में से क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, कस्टम में तो क्वेश्चन आएगा ही किसमें। ठीक है, गुड्स है 1 लाख के, इम्पोर्ट करा, एप्लीकेबल रेट ऑफ बेसिक ड्यूटी जो है वो 10% है, उन गुड्स पर एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी 18% है, आपको बताना है कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी। अब इसको करने का तरीका देखो, ये तो एक बहुत नॉर्मल दे दिया इन्होंने, कोई एंटी डंपिंग या सेफगार्ड दिया नहीं, इन्होंने कहा जी हम तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास वाली। ठीक है, तो देखो असेसेबल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज। सबसे पहले हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गई स्टूडेंट। 1 लाख पे 10% उसने दी हुई थी, 10,000 रुपीज। अब मैंने आपको एक बात बताई थी सोशल वेलफेयर सरचार्ज में, क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज आईजीएसटी पर लगता है? नहीं मैम, आपने कहा आज हम 7 ड्यूटीज जो हमने करनी है इस चैप्टर में, ठीक है, हम 2 सेशंस लगाएंगे इसको, 7 ड्यूटीज को खत्म करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में मैंने बोला 7 में से 5 पर तो ये लगती नहीं, यानी आईजीएसटी पे भी नहीं लगता। आईजीएसटी पे नहीं लगता तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए कि भाई पहले आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दो। ठीक है, तो ये लग गया स्टूडेंट सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10,000 पे 10% 1,000। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि अब यहाँ पे बात आई स्टूडेंट्स की ये जो आईजीएसटी है ये किस पे लगेगा? जीएसटी किस पे लगता है? टोटल वैल्यू पे, उसने भी कहा जी मैं टोटल वैल्यू पे लगाऊंगा, कितना? तो स्टूडेंट्स 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000 दैट इज 1,11,000। इस 1,11,000 रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से आईजीएसटी लगेगा, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो टोटल उसको कितनी ड्यूटी पे करनी है? 30,980। समझ आ गया मैम अभी 30,980 कैसे आया? तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 19,980। कहीं डाउट है तो प्लीज पूछो, बताइए स्टूडेंट्स, एनी डाउट इज देयर तो प्लीज आस्क मी, क्योंकि आगे अभी इससे थोड़े से आगे की क्वेश्चन आने, हाई लेवल क्वेश्चन आने, ये तो बेसिक था। एनी डाउट? मैं एक बार ये क्वेश्चन करके भी दिखा दूं आपको दोबारा से, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ग्रेट। अच्छा बात आई, ये तो हमने जीएसटी में सीख लिया, एक बात बताओ स्टूडेंट, ये जो उसने आईजीएसटी पे करा 19,980, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? हाँ, जीएसटी में हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स करेंगे ऐसे ही इंपोर्टर भी कर लेगा।
ठीक है। तो आईटीसी जो होता है आईजीएसटी का, दिस इज अवेलेबल, ये अवेलेबल होता है जीएसटी में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टैक्स पॉइंट की। मतलब कि मैम अच्छा अभी बात बताइए, अगर गुड्स जो है वो उसने डिपॉजिट करे, कहाँ डिपॉजिट करे थे, वेयर हाउस में डिपॉजिट करे। अच्छा, तो उसके केस में क्या होगा? देखो स्टूडेंट, जब भी गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिट होते हैं, कस्टम्स एक्ट 1962 ने कहा, देखिए, वेयर द गुड्स डिपॉजिटेड इन अ वेयर हाउस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, उसको किसी पर्सन को आपने सेल कर दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। यानी हुआ क्या, गुड्स को पोर्ट से, ये पोर्ट है, पोर्ट से वेयर हाउस में ले गए। ठीक है, जब वेयर हाउस में गुड्स जाते हैं ना, तो एक बॉन्ड बनता है कि भाई आप गुड्स को वेयर हाउस में लेकर जा रहे हो। ठीक है, उनको कुछ पेमेंट करनी होती है वेयर हाउस से। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो किसी और पर्सन को सेल कर दे, या वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस करवा ले। उसने क्लियरेंस नहीं करवाई, उसने स्टूडेंट्स किसी और पर्सन को सेल कर दिया। तो मैम जो उस पर्सन को सेल करा, उसके लिए सेल वैल्यू क्या लेनी है? तो आइए स्टूडेंट, तो देखो, अब जब वो सेल करेगा उसको जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। उसके लिए क्या वैल्यू देखनी है वो देखेंगे। अगर तो उसने जितने भी गुड्स थे वो सारे गुड्स सेल कर दिए, दैट इज होल ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, फिर क्या लेंगे? तो स्टूडेंट, या तो जो सेक्शन 14 में, सब सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 2 ने वैल्यूज बताई, या फिर जिस पे उसने ट्रांजेक्शन करी, मान लो वो वैल्यू थी 10,000, ट्रांजेक्शन जिस पे करी है वो है 11,000, तो जो भी ज्यादा है, विच एवर इज हायर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बात आती है, अगर सारे गुड्स सेल नहीं करे, ओनली द पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड। अरे तो क्लियर सी बात है ना, क्या करोगे स्टूडेंट? अब जो हमने वैल्यू देखी थी सेक्शन 14 के बेसिस पर, ठीक है भाई, पूरा सेल नहीं हुआ ना, तो उसकी आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू देख लो। मान लो 90% सेल हुआ है, तो 90% की वैल्यू देख लो, दैट इज प्रोपोर्शनेट वैल्यू। या फिर जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है। क्लियर? ओके, लेकिन ध्यान रखना, अब स्टूडेंट्स, however, where the whole of the warehouse goods or any part thereof are sold more than once before such clearance for home or consumption, the transaction value of the last such transaction shall be the transaction value for the aforesaid purposes। अब ये क्या कह रहा है? देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, ठीक है, सेल हुआ 11,000 की वैल्यू पे, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका खत्म हो गया वहां पर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स उसने क्या है, फिर से सेल करा 12 पे। उसने कहा जहां पर सारे के सारे गुड्स या पार्ट ऑफ द गुड्स एक बार से ज्यादा सेल हो रहे हैं, जो सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार से ज्यादा बन रहा है, ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो एक बार से ज्यादा आ रही है, तो कौन सी वाली वैल्यू देखोगे? साफ सी बात है ना, एक्चुअल सेल कब हुई? जब लास्ट वाली ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना, तो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसको हम ट्रांजेक्शन वैल्यू कंसिडर करेंगे। ओके, हाँ जी, क्लियर? चलिए, इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखो, इसका मतलब यहां से अब हमने जो अपना एक और पार्ट आज कंप्लीट कर लिया क्लास में, वो रहा जीएसटी, आईजीएसटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी वी हैव कवर्ड, आईजीएसटी वी हैव कवर्ड। अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में। सो आर यू रेडी टू डू दिस पार्ट? बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप आज की क्लास का थर्ड पार्ट करने के लिए रेडी हो? यस, ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर। देखो स्टूडेंट, अब आता है जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पे लगता है? तो हमारे पास क्या है ना स्टूडेंट, जैसे जीएसटी में था ऐसा सेम यहाँ पे भी बना हुआ है। उसने कहा सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स एक्ट 19, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ने बोला कि देखिए जी, जीएसटी रिजाइन में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो कंपनसेशन सेस है, मैम पहली बात तो ये कंपनसेशन सेस लगा क्यों होता है स्टूडेंट्स? इन्होंने क्या बोला कि जिस टाइम पर जीएसटी आया ना, दे सेड कि कुछ स्टेट्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? अरे पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, अब लिमिटेड रह गए, तो स्टेट्स कहने लगी देखो हमें जो हो रहा है ना, हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, आप कुछ तो कंपनसेट करो, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू डू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब फंड्स ही नहीं होंगे तो हम एक्सपेंड कहाँ से करेंगे? उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ये रही, जीएसटी काउंसिल को फोन करा, हाँ जी जीएसटी काउंसिल क्या करना है, फिर इनका लॉस कैसे कंपनसेट करे। अब देखो हुआ क्या होगा, ठीक है, मतलब मैं एक स्टोरी क्रिएट करने की ट्राई कर रही हूँ, सोचो माइंड में। जीएसटी काउंसिल ने कहा एक काम करो, एक काम करते हैं, जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स है ना, अब अगर कोई जो पर्सन है वो लग्जरी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, है ना? वो तो अपनी
अपने कंफर्ट के लिए ले रहा है, अपने लिए ले रहा है, ठीक है ना। तो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है या फिर जो डीमेरिट गुड्स है, डीमेरिट गुड्स मतलब जैसे टोबैको वगैरह हो गए जिनका नुकसान है, उसने कहा आप इन गुड्स पर एक अलग से सेस लगा दो, विच इज द जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब इसका नाम कंपनसेशन रखने का मेन मोटिव यही था कि ये स्टेट्स के लॉस को कंपनसेट करेगा। ओके, ठीक है। अब बात आती है ये कितने साल के लिए लगा था। तो स्टूडेंट्स ये बोला था कि जैसे ये प्रोडक्ट्स है हाई एंड कार्स, अब हाई एंड कार्स का मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, ठीक है, या डीमेरिट कमोडिटीज है जैसे पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती है? सोडा ड्रिंक्स, फिज करके आवाज आती है, ठीक है ना, वो वाली ड्रिंक्स जिसमें सोडा होता है। तो स्टूडेंट्स ये बोला कि इन पर अभी हम 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है हमेशा चल रहा है, 5 साल के लिए एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा देते हैं। साथ के साथ उन्होंने कहा कि देखो, फिर ये कहने लगे कि अच्छा, मतलब आप कह रहे हो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हाई एंड कार्स की, डीमेरिट गुड्स की, तो आप उस पर जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा रहे हो। ये जीएसटी ने बोला, कस्टम ये बोला डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने, फिर आप जो इंपोर्ट करवा रहा ना ये सेस उस पर भी लगा रहे हो। तो ये अगर इस तरीके का कोई प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। अब आप सोचोगे मैम ये लाइक क्यों कहा? आप एक बात बताओ, इज इट नेसेसरी, अगर हमारे इंडिया में एक प्रोडक्ट को टोबैको कहते हैं तो जब वो किसी वाइजेड कंट्री से आएगा तो उसको वहां भी टोबैको ही कहते होंगे? नहीं ना, उसका नाम वहां कुछ और हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ऑलरेडी राइटेड कि इसका जैसा आर्टिकल, दैट इज लाइक आर्टिकल ऑन इट्स सप्लाई इन इंडिया। क्लियर? समझ आया स्टूडेंट्स? अब ये मैंने आपको जीएसटी में भी पढ़ाया था कि सेक्शन नंबर 8 ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017 ने बोला हुआ है कि जी देखिए यहाँ पर अब अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे हो तो उस पर भी आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। ठीक है, अब बात आती है मैम अगर ये सेस लग रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी है। तो देखो स्टूडेंट, वैल्यू या तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मतलब डिटरमाइन कर लो, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जिनकी टैरिफ वैल्यू है, या फिर कोई भी ड्यूटी लग रही है कस्टम्स की सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उन्होंने बोल दिया। या उन्होंने बोला अगर कोई और आर्टिकल है जिसपे कि बाकी सब ड्यूटीज लगती हैं जैसे एंटी डंपिंग हो गई, सेफगार्ड हो गई, लेकिन इसमें इस सेस के ऊपर आईजीएसटी इंक्लूड नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड द आईजीएसटी और दिस सेस। क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम जीएसटी कंपनसेशन सेस निकालेंगे ना, बाकियों पे निकाल लो, ये जो आईजीएसटी है या जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ऐसा ना हो 100 रुपए का सेस लगाया, वैल्यू आ गई 1000 रुपए, टोटल करके 900 प्लस 100। अब आप कह रहे हो अगेन मैं तो 100 के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना आता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि जी आईजीएसटी पर और जीएसटी कंपनसेशन सेस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा। ओके, रीजन दे ऑलरेडी आर द जीएसटी पार्ट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है, अब टैक्स पॉइंट देखते हैं। टैक्स पॉइंट बेसिकली है कि अगर वेयर हाउस में है तो क्या होगा। अगर वेयर हाउस में है तो सिमिलर प्रोविजन लेवी होंगे जैसा कि हमने आईजीएसटी के केस में लगाया था। ठीक है, तो सिमिलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिविंग आईजीएसटी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोचोगे मैम आईजीएसटी में क्या लगाया? अरे आईजीएसटी में लगाने का मतलब है कि मान लो वेयर हाउस में जाकर गुड्स आगे सेल हो रहे हैं, सारे गुड्स सेल हो रहे हैं, तो गुड्स की जो वैल्यू डिटरमाइन करी हमने, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, प्रोपोर्शनेट किया तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करी है, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर मोर देन 1 टाइम उसने ट्रांजेक्ट किया उसको, तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू थी वो कंसिडर करेंगे हम जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए। ओके, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका। गुड्स है 1 लाख रुपीस के स्टूडेंट जिनको इंपोर्ट किया गया इंडिया में, एप्लीकेबल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%। सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, ध्यान रखना, बिकॉज इट्स बेसिक ना। ठीक है, इन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी है 18% का, जीएसटी कंपनसेशन सेस है 28% का। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी शेल बी एज अंडर। कैसे निकालेंगे? तो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, असेसेबल वैल्यू यानी जिस पर असेसमेंट करनी है 1 लाख रुपए, उस पर क्या लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 10,000 रुपीज आ गए, 1 लाख इंटू 10%। अब क्या आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है? नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज लिख लेती हूँ कि जी भाई वो इन पे लगेगा नहीं। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 10,000 का 10%, दैट इज 1,000। ये चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो 10% ही लगेगा।
यू कांट चेंज इट्स वैल्यू। सिल्वर गोल्ड वाला है तो फिर 3% है। तो अब यहाँ पे बात आई, देखिए एक मिनट रुको, मैं इसको ना आपको अलग से करके भी दिखा रही हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कि असेसेबल वैल्यू कितनी है। असेसेबल वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपए की। निकालने का तरीका देखो इसको, उस पर सबसे पहले लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऐड कर देते हैं। कितनी है? 10%। कितना हो गया? 10,000। अब हमें पता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज ना तो आईजीएसटी पे लगता है ना जीएसटी कंपनसेशन सेस पे, तो मैं यही लगा दूंगी। ठीक है, ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इट विल ऑलवेज बी 10% एक्सेप्ट इन फ्यू कंडीशंस। 10,000 का 10% 1,000 रुपीज। ओके, अब क्या करो स्टूडेंट्स, अब इसको ऐड कर लो। मैम ऐड क्यों करना है? क्योंकि मुझे आईजीएसटी लगाना है और आईजीएसटी टोटल वैल्यू पर लगता है। ठीक है, तो 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 दैट इज 1,11,000। इस पर आईजीएसटी लगा लो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना दिया हुआ है आईजीएसटी? 18% दिया हुआ है ना, 18%। यस, तो 1,11,000 का 18% स्टूडेंट्स आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। 1,11,000 का 18% कितना आ गया? 19,980। 1,11,000 का 18% 19,980। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप सोचोगे मैम हर बार तो आप ना टैक्स पे लगवा रहे हो ना, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा, आईजीएसटी आपने इस प्रोडक्ट की वैल्यू पे क्यों लगाया? स्टूडेंट्स, जीएसटी जब हम करते हैं, जीएसटी हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू पे भी तो लगता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की वैल्यू भी उसमें इंक्लूड करी है। समझे मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है सबको? बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात आती है, हमने आईजीएसटी ऐड कर दिया। नाउ द पॉइंट इज की जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना है। कितना दिया हुआ है? 28%। बट नाउ द पॉइंट इज 28% किस पर लगेगा? 28% किस पे लगेगा? आओ देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा रही हूँ। क्या जीएसटी कंपनसेशन सेस आईजीएसटी पर लगता है? क्या जीएसटी कंपनसेशन सेस आईजीएसटी पे लगता है? यस और नो, फटाफट मैसेज करके बताओ। क्या जीएसटी कंपनसेशन सेस आईजीएसटी पे लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता ना। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इस 19,980 पर ये नहीं लगाना, तो फिर किस पे लगाना है? बाकी सब पे लगाना है, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन सेस आईजीएसटी पे नहीं लगता, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लग रहा। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू पे लगाना है। तो 28% हम लेंगे 1,11,000 का। ये है यहाँ पर मेन फैक्टर। ठीक है, समझे मेरी बात? अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया? 1,11,000 का 28% दैट इज 31,080 रुपीज। ओके, तो टोटल अब बात आ गई कि हमारे पास इसका मतलब टोटल कितनी ड्यूटी पे करनी है, कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी है आपको। एक तो 10,000 रुपीज, एक 1,000 रुपीज। अब जो जो पे करनी है मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 19,980 आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस देना है 31,080 का। तो टोटल कितना आ गया? 62,060 रुपीज। 62,060 रुपीज। क्लियर है ये पॉइंट? अब बात आती है कि मैम इसमें से हमें किसका जो है आईटीसी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आईटीसी सिर्फ जीएसटी वाले पार्ट का मिलता है, यानी आईजीएसटी का 19,980 का प्लस ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ये भी जीएसटी है ना, आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज 31,080 रुपीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक प्लीज कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मेरे से पूछ लो। तो इसका जो आईजीएसटी है वो जीएसटी लॉ में अवेलेबल होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी क्लास में जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एक बार आ जाइए इंडेक्स पर। ठीक है, कौन सा पॉइंट कंप्लीट कर लिया? बेसिक कस्टम ड्यूटी वी हैव कवर्ड द आईजीएसटी पार्ट एंड वी हैव ऑलरेडी ऑल्सो कवर्ड द जीएसटी कंपनसेशन सेस। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम कल की क्लास में कवर करेंगे हमारी ये बैलेंस चार्ट ड्यूटीज, और इसी के साथ हो जाएगा हमारा ये चैप्टर भी ओवर, दैट इज द टाइप्स ऑफ ड्यूटी। आई होप अच्छी लग रही है क्लासेस आप सबको। ठीक है, अच्छी लग रही है तो फटाफट से ना क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मुझे मैसेज करके जरूर बता दिया करो कि हाँ कितना समझ आ रहा है और कितना समझ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। चलो अब आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी, दैट इज अदर कस्टम ड्यूटीज। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कितना किया था? अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो कस्टम ड्यूटीज में बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, आईजीएसटी क्या होता है, कंपनसेशन सेस क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस,
अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द प्रोटेक्टिव ड्यूटी। देखो मतलब अदर कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 6। क्या आ रहा है हमारे पास? सेक्शन नंबर 6, दैट इज द प्रोटेक्टिव ड्यूटी। अब इस प्रोटेक्टिव ड्यूटी का क्या मतलब होता होगा? तो देखो, प्रोटेक्टिव ड्यूटी अब ड्यूटी है, रेट है, यानी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इसके बारे में बात करने वाला है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब है प्रोटेक्ट करना, मतलब किसी को एक तरीके से वो कह रहे हैं हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं ये समझने वाली बात है। देखो, हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री, यानी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगेन वही बात है कि अगर सब चीजें बाहर से इंपोर्ट होने लगी, इसका ना मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। हम दिवाली पे लाइट्स देखते हैं, मैक्सिमम लाइट्स आज भी जो मार्केट में है ना, वो चाइनीज लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं, सबको अवेयरनेस होती है, नहीं पे इंडियन लाइट्स परचेज कर लो, ठीक है। तो वही अगर ऐसे कर करके सारे ही प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होने लग गए बाहर से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यू टू एनी रीजन कई बार उनका प्राइस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सेफगार्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा उनपे टैक्स लगा देते हैं, जिससे उनका प्राइस भी जो है वो इन्फ्लेट हो सके, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री ऑफ एनी इंडस्ट्री विच इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। क्लियर है सबको? तो जब भी कोई प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसा गुड्स है जो कि इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा सकती है। एक बात को बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट एक तो पानी लग रही, सॉरी, एक बात को बहुत ध्यान से समझना कि इसमें मेन वर्ड आपका रहता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, कि उसका हम जो है प्रोटेक्शन कर रहे हैं इंटरेस्ट की, ठीक है। अब बात आता है कि मैम किस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के लिए कोई भी फैसला ले रही है, तो वो जीएसटी काउंसिल से जो है वो वहां पर रिकमेंडेशन लेती है या नहीं लेती? फटाफट से बोलो मुझे, हाँ या ना। लेती है ना। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर उनको कस्टम में कुछ भी काम करना है, तो वो किसकी रिकमेंडेशन लेते हैं? वो है टैरिफ कमीशन। क्या है? टैरिफ कमीशन। तो टैक्स पॉइंट ये है इसका कि देखिए, गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो ड्यूटी, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन पे। सेकंड आता है, टैरिफ कमीशन कब बनी थी? टैरिफ कमीशन एक्ट 1951 में, ठीक है। टैरिफ कमीशन एक्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि आप याद रखो, हाँ टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन पे करती है, ये याद रखना है। स्टिल क्या है ये हमारे पास? 1951। ओके, अब बात आई कि ये वाली जो ड्यूटी है ये कब इम्पोज होती है? तो स्टूडेंट्स ये उस डेट से इम्पोज होती है अगर इस ड्यूटी को, एक बात बताओ, इम्पोर्ट ड्यूटीज का स्केड्यूल कौन सा है? स्केड्यूल नंबर 1। तो जब तक आप उस प्रोडक्ट पे उस ड्यूटी के बारे में स्केड्यूल 1 में नहीं लिख दोगे ना, फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द टैरिफ में, तो तब तक ये इम्पोज नहीं होगी। सो दिस ड्यूटी इज इफेक्टिव ओनली एंड ओनली इंक्लूसिव ऑफ द डेट, मतलब जो डेट लिखी हुई है, इफ एनी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द टैरिफ। क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गई? ये सेक्शन नंबर 7 में कहा है, लेकिन आपको सेक्शन 7 याद नहीं करना, आपको याद करना है सेक्शन नंबर 6 इज फॉर द प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, ठीक है। अच्छा मैम, अब इसको याद कैसे करें कि सेक्शन 6 इज फॉर द प्रोटेक्टिव ड्यूटीज? ओके, दिस इज 6 एंड दिस इज P। देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज है। अगर मैं स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी लिख दूं, P को थोड़ा सा ऐसे कर्सिव करके, तो ये सेम लग रहा है ना? क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे कि सेक्शन नंबर 6 जो है दैट इज फॉर द प्रोटेक्टिव ड्यूटी। P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सेफगार्ड ड्यूटी। अब यहाँ पे ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, हम जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, सो वी यूज द वर्ड्स प्रोटेक्टिव एंड सेफगार्ड एज अ सिनोनिम्स। हमें लगता है सेफगार्ड करना यानी प्रोटेक्ट करना, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कस्टम में इसका मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेफगार्ड ड्यूटी पे से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपके पेपर में भी आपको सेफगार्ड करेगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सेफगार्ड ड्यूटी है सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। कौन सी है? सेक्शन 8B। अब अगेन याद करने का कोई तरीका है स्टूडेंट्स? सेक्शन 8B, ठीक है। अब ये देखो, इधर से देखो, कुछ ना कुछ हमें मेमोरी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। ये 8 है ना, अगर मैं इसको सिर्फ इतना बनाती, अभी मैं इसको कंप्लीट ना करती, तो कैन आई से दिस इज S? बताओ स्टूडेंट्स, कैन आई से दिस इज S? यस? ओके, सो दिस इज फॉर द सेफगार्ड ड्यूटी। ओके, यस, सो दिस इज द सेक्शन नंबर 8B। अब खाली आप सेक्शन 8 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। सेक्शन 8 किसी और के लिए होगा, इन्होंने कहा 8B इसके लिए है। तो सेफगार्ड ड्यूटी, अब ये सेफगार्ड ड्यूटी क्या है? देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा लगता है
ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, कि इंडिया में कोई आर्टिकल आ रहा है और यार वो आर्टिकल ना बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड क्वांटिटी में आ रहा है, मतलब वो इतना ज्यादा इंक्रीज्ड क्वांटिटी में आ रहा है, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड सुनना, इतना ज्यादा इंक्रीज क्वांटिटी में आ रहा है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थ्रेटन हो रहा है, तो उस केस में सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। अदरवाइज नॉर्मल अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाओ, इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से लग रहा है, तो स्टूडेंट उस केस में हमारे पास क्या होगा, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मान लो अगर ये लग रहा है भाई एप्पल जो है ना, एप्पल इतना ज्यादा बाहर से इंपोर्ट होने लग गया है कि हमें लग रहा है इसकी क्वांटिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी है दैट नाउ इट बिकम्स अ डोमेस्टिक थ्रेट, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ये थ्रेट कर रहा है, इंजरी करेगा, तो उसके केस में सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, यू कैन डू द मैसेज, जहां भी आपको अगर डाउट लग रहा है प्लीज मैसेज करते रहना। ओके, उसके बाद आती है बात कि इसका टैक्स पॉइंट क्या है। अब टैक्स पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, सेफगार्ड क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो हम इस तरीके से सेफगार्ड देखेंगे, द सेफगार्ड मेजर्स शैल इंक्लूड imposition of safeguard duty, application of tariff rate quota or such other measure as the central government may consider appropriate to curb the increased quantity of imports of an article to prevent serious injury to domestic industry. Now what does this mean? इसका मतलब है स्टूडेंट कि हम जो सेफगार्ड मेजर्स ले रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा देते हैं, कई बार क्या कर देते हैं वो टेरिफ रेट कोटा लगा देते हैं कि भाई देखो अगर इतना टेरिफ रेट है ना तो उस पर इतना ही सामान आएगा, या फिर और कोई भी मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट लगता है लेकिन वो लगा सकते हैं, लेकिन किसके लिए? सेफगार्ड वर्ड इज फॉर द टू कर्ब द इंक्रीज क्वांटिटी, कर्ब मतलब रोकना, इंक्रीज क्वांटिटी को रोकना, ठीक है, जिससे वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई इंजरी ना करे। अब बात आई, कुछ पॉइंट्स दे दिए कि देखो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बोलूंगी अगर वो कुछ भी पॉइंट ना देते तो ये बहुत जजमेंटल हो जाता। हो सकता है मेरे हिसाब से 100 यूनिट्स अगर आ रहे हैं तो दे आर वेरी मच, हो सकता है दूसरा ऑफिसर बैठा है उसको लग रहा है यार 1 लाख यूनिट भी आ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये जजमेंटल ना हो, मतलब यहाँ पर एक ये ना हो कि एक अलग ही युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, कि भाई तुम ये कह रहे हो हम ये कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया हम बताते हैं कितने तक को हम इंक्रीज क्वांटिटी नहीं मान रहे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। पहली बात तो such article is originating from a developing country or countries. Now what does it mean? Students, we have basically two kind of countries. कैसी कैसी होती है? एक होती है डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग कंट्री। कैन एनीवन टेल मी इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? कैन यू टेल मी इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री? डेवलप्ड और डेवलपिंग? हाँ जी, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, वेरी गुड आशा, इट्स डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो पहली बात तो अगर जो प्रोडक्ट है आर्टिकल है वो डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है जो अभी डेवलपमेंट कर रही है, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो हाँ, हम सब मिलके इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट डेवलपमेंट अभी हो रही है, डेवलपिंग कंट्री है, साथ ही साथ द क्यूमुलेटिव कंडीशन इज, अब क्यूमुलेटिव कंडीशन क्या है इसमें? इन्होंने कहा एक तो वो डेवलपिंग कंट्री होनी चाहिए, प्लस उस कंट्री या कंट्रीज, मान लो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे उन्होंने कहा जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, मान लो एक प्रोडक्ट 10 कंट्री से आ रहा है, वो 10 की 10 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो 10 को मिलाकर वो जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहा है स्टूडेंट, वो कितना होना चाहिए? द शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ दैट आर्टिकल from that country does not exceed 3% of the total imports of that article into India. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट देखो उस कंट्री से, ध्यान से मेरी बात सुनना, द शेयर ऑफ इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम दैट कंट्री, मतलब वो जितना यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है वो हमारे स्टूडेंट इंडिया में जितना आर्टिकल इम्पोर्ट हो रहा है ना उसके 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? दोबारा मेरी बात समझो, देखो एक तो इट मस्ट बी अ डेवलप्ड कंट्री और कंट्रीज, अगर कंट्रीज हैं तो हम उसका क्यूमुलेट एग्रीगेट देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा मान लो एग्जाम्पल देखो इंडिया में वो प्रोडक्ट 100 यूनिट्स आते हैं, ठीक है, तो वो वाली जो डेवलपिंग कंट्री है, समझे मेरी बात, जो डेवलपिंग कंट्री है, पहले मैं वन कंट्री के लिए देखती हूँ, इट्स फॉर द सिंगल कंट्री, वो सिंगल कंट्री से इंडिया में वो प्रोडक्ट 3% से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3 यूनिट्स उस कंट्री से आए हैं, इससे भी ज्यादा है तो नहीं भाई। हमारे टोटल इंडिया में उस आर्टिकल का 100 यूनिट आता है, ठीक है,
और क्या हो रहा है यहाँ पे 3 यूनिट तो इसी कंट्री से आ रहे हैं, नहीं अब सेफ गार्ड लगाओ, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट तो था कि अगर एक कंट्री है, अगर बहुत सारी कंट्रीज हैं तो उनके लिए तो थोड़ा तो हमें को बढ़ा देना चाहिए ना, 3% तो नहीं रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर दैट आर्टिकल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री, तो उसका जो रेशियो शेयर बन जाएगा ना इंडिया में, वो हम लेंगे टोटल 9%। अगर 9% से ज्यादा, मान लो 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, 10 में से 8 कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्री हैं, ओके, तो हम इस 8 के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी तब नहीं लगाएंगे अगर जो आर्टिकल आ रहा है मान लो 100 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इन 8 कंट्रीज से स्टूडेंट्स टोटल 9 यूनिट से ज्यादा ना आए, मतलब 9% से ज्यादा ना आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंगल कंट्री का चेक करना है तो वी हैव टू चेक अबाउट द 3% एंड द क्यूमुलेटिव हम चेक करेंगे 9% से ज्यादा ना। ओके, फटाफट से हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, उसको लग रहा है यार नहीं कोई ना दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, तो स्टूडेंट्स इन दैट केस दे में एग्जाम सच क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल व्हेन इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी इन इंडिया। अब वो अगर ऐसा चाहते हैं, उनको लगता है, तो बेशक 3% और 9% क्रॉस हो रहा हो, दे में एग्जाम दैट आर्टिकल फ्रॉम द सेफगार्ड ड्यूटी। ओके, अब ये तो थी बात हमारी सेफगार्ड ड्यूटी। उन्होंने कहा जहां पर हम टैरिफ रेट कोटा लगा रहे हैं एज अ सेफगार्ड मेजर, तो उसके केस में क्या होगा स्टूडेंट? द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट पिक सच कोटा लोअर देन द एवरेज लेवल ऑफ इंपोर्ट्स इन द लास्ट 3 representative years for which stats are available unless a different level is deemed necessary to prevent or remedy serious injury। अब वो क्या कह रहे हैं? टैरिफ रेट कोटा उन्होंने कहा जहां आप सेफगार्ड मेजर ले रहे हो, तो सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा हमारी कंट्री में नहीं आना चाहिए, ठीक है आप कर लो, लेकिन ऐसे तो फिर क्या होगा, तानाशाही भी हो सकती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते नहीं ना, तो अपोजिशन कुछ ना कह पाए। और इन सबके लिए यहाँ पे बोला गया कि सुनिए एक रूल बना देते हैं, क्या आप टैरिफ कोटा जो है ना इससे नीचे का नहीं रख सकते। किससे नीचे का? पिछले 3 रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स में जिनका हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उनका आप एवरेज निकाल लो, उसका एवरेज जितना आ रहा है ना स्टूडेंट, उससे नीचे का कोटा आप नहीं रख सकते। हाँ, अगर लग रहा है कि भाई नहीं इससे नीचे का रखना जरूरी है, सीरियस इंजरी हो जाएगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इन दैट केस इट इज एक्सेप्शनल, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? टेल मी वेरी फास्ट। हाँ जी, इज इट क्लियर? टैरिफ रेट कोटा क्लियर हुआ सबको? ओके, ग्रेट। किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज साथ साथ में पूछते रहना। उसके बाद स्टूडेंट बात आई, सेंट्रल गवर्नमेंट में एलोकेट सच टैरिफ रेट कोटा टू सप्लाइंग कंट्रीज हैविंग अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन सप्लाइंग द आर्टिकल कंसर्न इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस टैरिफ रेट कोटा को, जो भी सप्लाइंग कंट्री मतलब जहां से सामान आ रहा है, ठीक है, जो हमारे जो जहां से हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, वो जो है एलोकेट कर देती हैं टैरिफ रेट कोटा को। हमें पता है भाई जो भी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्लियर। फिर बात आती है प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी। अब ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी? तो स्टूडेंट देखो, अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि देखिए अभी तक हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि हमको सेफगार्ड मेजर्स कितने लगाने हैं, लेकिन यार अगर इतने में आर्टिकल्स इंपोर्ट हो गए ना तो हमारी कंट्री में दिक्कत ना हो, इसलिए हम प्रोविजन बेसिस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा देते हैं। अब मेरी बात सुनो, डू यू ऑल नो कि हम प्रोविजन बेसिस पर सीएमए में एडमिशन ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वी कैन टेक द एडमिशन इन द सीए सीएस सीएमए ऑन द प्रोविजनल बेसिस। किस किस को पता है ये बात? रिजल्ट नहीं आया भाई अभी तक, 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया, पेंडिंग चल रहा है, लेट हो रहा है, कुछ भी है, तो वी कैन टेक द रजिस्ट्रेशन ऑन द प्रोविजनल बेसिस। यस, मतलब वो एक्चुअल नहीं है, प्रोविजनल है। इसी तरीके से प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर सकती है, नहीं कर सकती, पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स apply provisional safeguard measures on the basis of preliminary determination that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to our domestic industry। वो कह रहे हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि देखो अभी जो है ना सेफगार्ड मेजर्स की डिटर्मिनेशन लगाना है, कितना लगाना है, दे आर ऑन द पेंडिंग बेसिस, नहीं लगे, लगाना जरूरी है, लेकिन तो वो प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई कर सकती है कि हमें लग रहा है इस आर्टिकल के आने से इंडिया में जो है वो डोमेस्टिक इंजरी हो सकती है इंडस्ट्री को, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये प्रोविजनल बेसिस पे, इतना तो हमें इंस्टीट्यूट भी कहता है जी, प्रोविजनल बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन इस दिन तक वैलिड होगा, बताते हैं ना ऐसा? ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी की पूरी सीएमए क्लियर कर लोगे प्रोविजनल बेसिस पे, नहीं ना। हाँ जी,
Can anyone clear the CMA, complete CMA levels on the provisional basis? No, we can't ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने कहा देखो, जिस दिन अप्लाई किया आपने प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी, उसके आप मैक्सिमम 200 डेज तक उसको अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं. तो प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर शेल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 200 डेज. जिस दिन अप्लाई किया उसके 200 दिन तक तो वो रहेगा, उसके ज्यादा प्रोविजनल बेसिस पे नहीं रख सकते. क्लियर? समझ आ गया? अच्छा, मान लो प्रोविजनल बेसिस पर ड्यूटी लगाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि भाई जो इंक्रीज इम्पोर्ट्स है ना वो इंडिया में नुकसान करेंगे, तो लगा दी. ठीक है, चलो भाई, जय हिंद जय भारत. अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर फाइनल डिटर्मिनेशन जब हुई तब लगा कि नहीं सेफगार्ड ड्यूटी तो लगनी नहीं चाहिए थी, फिर तो जितना कलेक्ट किया था हम उस ड्यूटी को रिफंड कर देंगे. ओके, तो जितनी कलेक्शन हुई थी इट विल बी रिफंडेड. ओके, अब बात आती है मैम प्रोविजनल की बात तो हो गई. हाँ जी, डेफिनेटली हो गई. ये सेफगार्ड ड्यूटी जो है, जो हमें लग रहा है कि भाई अगर इस कंट्री से सामान आ रहा है, ये सामान आ रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब, एक बात स्टूडेंट, सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट अ काइंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन दैट द कंट्रीज कांट इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री. ये नहीं है. ड्यूटी मतलब है एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, ठीक है. जहां बात थी कोटा वाली, उस पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो उन्होंने कहा ये जो आप टैक्स लगा रहे हो ये कितने साल तक लगाओगे, कुछ तो बताओ. तो स्टूडेंट, सेफगार्ड ड्यूटी जब एक बार लगती है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स 4 इयर्स के लिए वैलिड होती है. कितनी? मैक्स 4 इयर्स के लिए. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जरूरी है तो वो इसको एक्सटेंड करके 10 इयर्स तक कर सकते हैं. यानी 4 ये 6 और आगे बढ़ा दिए तो 10 इयर्स तक ये कर सकती है. पहले 4 इयर्स तक होगी, अनलेस पहले रिवोक हो गई किसी वजह से, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम इसको हटा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट मैक्सिमम जो है वो 4 साल के लिए रहती है. लेकिन गवर्नमेंट को लगा, वो भी सीजी को, कस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है उसमें, तो फिर वो उसको 10 इयर्स तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स? हाँ जी. अच्छा, आप पता है हमेशा ना ये ख्याल आता है कि एक बात बताओ, तुम सेफगार्ड ड्यूटी भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, ठीक है, सब पे लगा रहे हो क्या? हाँ, सब पे लगाने. तो वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाए थे या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे, उनको कुछ तो फायदा दे दिया फायदा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला गया सेफगार्ड ड्यूटी या प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी उन आर्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होती जो इंपोर्ट करवा रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स विच आर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. क्लियर? ठीक है. हाँ, अच्छा, कभी भी नहीं हो सकते नहीं. अगर स्पेसिफिकली इनके लिए नोटिफिकेशन आ गई तो फिर होगा. या फिर स्टूडेंट्स क्या लगा, पहली बात तो स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन आई है कि SEZ EOU पे लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं. मैम वैसे लग क्यों नहीं रहा? देखो, एक तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको रिलीज देनी थी. सेकेंड, जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनसे डोमेस्टिक मार्केट को क्या नुकसान है? उनका तो काम ही यही है कि वो अपना 100% जो माल है, जो गुड्स हैं, उसको एक्सपोर्ट ही करेंगे. मतलब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा के या कोई आर्टिकल इंपोर्ट करवा के उस पर कुछ फर्क करके उसको एक्सपोर्ट ही करेंगे. तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी नहीं हो रही, ठीक है. नोटिफिकेशन आ गई सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. या फिर मैंने एक वर्ड बोला क्या कि भाई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वाला का काम है, SEZ का भी यही काम है कि बाहर भेज रहे हैं सामान को, ठीक है. अब एक बात बताओ, उन्होंने कहा अगर इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट नहीं करा उस सामान को, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के लिए क्लियरेंस करवा ली, फिर क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, मतलब तो फिर तो खतरा है इनसे. तो यस, तो अगर स्टूडेंट्स वो जो आर्टिकल है इट इज क्लियर्ड एज सच इनटू द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, या फिर क्लियरेंस करवा ली, मार्केट में आ रहा है, या फिर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के लिए जो सामान बन रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आर्टिकल यूज हो रहा है, तो इन दैट केस स्टूडेंट हम ये मानेंगे जैसे वो नॉर्मली इंडिया में इंपोर्ट हुआ और उस पर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी. क्लियर है? सेफगार्ड या प्रोविजनल सेफगार्ड. हाँ जी, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो, ग्रेट ग्रेट. मैंने तो बोला ही था भाई, कस्टम बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टू. चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफगार्ड ड्यूटी. हाँ, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है MCQs में. इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो CA फाइनल लेवल तक में ये क्वेश्चन आ चुका है. क्या जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेफगार्ड ड्यूटी है, क्या ऐसा कुछ है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे लगी है? तो नहीं मैम, ये तो प्रोडक्ट पे लगती है ना. ये तो इट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक. लिख लो भाई, MCQ में इस क्वेश्चन के आने के बहुत हाई चांसेस हैं दैट द सेफगार्ड ड्यूटी इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक.
अच्छा, फिर बात आती है और प्रोटेक्टिव ड्यूटी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही थी, दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। लेकिन सेफ गार्ड ड्यूटी इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। सेफ गार्ड ड्यूटी इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। क्लियर? समझे बात मेरी? और कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, हमको पता है जी उन प्रोडक्ट्स को ही देख रही है वो, ऐसा नहीं देखती कि उस कंट्री से जो भी आ रहा है हम तो सारे उस पे लगा देंगे, नहीं, उसने कहा जी हम तो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बात आती है डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स वो कंट्री जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में डेवलपिंग कंट्री माना है, दैट इज अ डेवलपिंग कंट्री। फिर आता है डेवलपिंग कंट्री का मतलब। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब होता है हमारी भारत की इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट वो प्रोड्यूसर्स एज अ होल ऑफ द लाइक आर्टिकल और डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव आर्टिकल इन इंडिया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट, हम कह रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, तो भाई वो अगर जैसा प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो ऐसा या उसके जैसा प्रोडक्ट हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, ठीक है, कि हमारे इंडिया में वो जो है अवेलेबल है, या फिर स्टूडेंट हुज कलेक्टिव आउटपुट ऑफ द लाइक आर्टिकल और डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव आर्टिकल इन इंडिया constitutes a major share of the total production of the said article in India। इसका मतलब है या फिर वो प्रोड्यूसर्स जो ऐसा कुछ सामान बना रहे हैं जिससे कि इंडिया में जो सामान बाहर से आ रहा है वो मेजर पोर्शन इन हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का था। क्लियर? तो उसका मतलब होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ओके, अब मैंने बार बार बोला भाई हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी ना हो। सीरियस इंजरी का मतलब होता है ऐसी इंजरी स्टूडेंट जो कि ओवरऑल जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की पोजीशन को इम्पेयर कर देगी, यानी बहुत ज्यादा हाई लॉस कर देगी, उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर बोला सीरियस इंजरी का थ्रेट। भाई सीरियस इंजरी का थ्रेट मतलब हुआ जिससे कि क्लियर डेंजर दिख रहा है कि हाँ इससे नुकसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज नॉट द हिडन इंजरी, दैट इज नॉट द हिडन थ्रेट। वो क्लियर समझ आता है कि हाँ भाई इससे जो है लॉस होना पक्का है। फिर बात आती है, इसी के साथ सेक्शन 8B भी कंप्लीट हुआ। यानी स्टूडेंट्स आज की क्लास में अब हम कौन कौन से सेक्शंस कर चुके हैं? हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 6 प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेक्शन 8B सेफगार्ड ड्यूटी एंड द प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी ऑल्सो। अब हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 9। तो पहले ये बताओ यहां तक समझ आ गया सबको? क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल दिस पॉइंट? क्लियर, चलिए ग्रेट। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, यानी सेक्शन नंबर 9। अब ये क्या कहता है हमें, तो देखो स्टूडेंट, काउंटर विलिंग ड्यूटी का मतलब, अच्छा हाँ, इसको एक हम ना सीवीडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीवीडी। तो आपको कई जगह मिल जाएगा लिखा हुआ जी सीवीडी, लिख लेना सीवीडी, ठीक है। एनी कंट्री और टेरिटरी pays or bestows directly or indirectly any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation, एक मिनट, just wait, or the exportation therein or the exportation thereof from of any article including any subsidy on transportation of such article। इसका मतलब क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है स्टूडेंट जब हमें ऐसा लग रहा है कि जी वो जो कंट्री है ना या वो जो टेरिटरी है जहां से सामान आ रहा है वो डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरर्स को या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कोई सब्सिडी दे रहे हैं कि देखो अगर आप ये आर्टिकल इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे हो, मतलब आप इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। यानी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो मन में चल रहा है उनके, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में वो आर्टिकल वहीं से इंपोर्ट हो रहा है जहां की पर्सन ने उनको सब्सिडी दी है, जहां की जो भी पावर है उसने सब्सिडी दी है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करके भेजो आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मतलब होता है कुछ ना कुछ फायदा दे दिया जिससे प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, या उनको कुछ बेनिफिट दे दिया कि हम आपको हर प्रोडक्ट पे 10% की सब्सिडी देंगे, 10% उनको मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो इन केसेस में हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम लगाते हैं सीवीडी, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। उनके जो उन्होंने अपनी टेक्निक्स चलाई है उसको काउंटर करने के लिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्लियर है। सो सच आर्टिकल, वो जो आर्टिकल है वो इंपोर्ट होना चाहिए इंडिया में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से आना चाहिए, उसी कंट्री से आना चाहिए बेसिकली। अब आता है फोर्थ पॉइंट, द आर्टिकल इज इंपोर्टेड इन द सेम कंडीशन as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacturer। इसका क्या मतलब है? क्लियर बात है? सामान उसी कंडीशन में होना चाहिए जैसा एक्सपोर्ट हुआ, भाई वैसा ही तो आएगा, रास्ते में चेंज थोड़ी ना होगा। या फिर अगर कुछ चेंजेस करे भी हैं तो वो हमारे इंपोर्टर यानी जो पर्सन मंगवा रहा है उसकी केसेस में हो कि भाई हाँ मुझे ऐसा ऐसा कुछ चेंज चाहिए। क्लियर?
ठीक है स्टूडेंट, बेसिकली इसका मतलब ये है कि भाई जिस कंडीशन में सामान एक्सपोर्ट हुआ था उसी कंडीशन में सामान जो है वो इंपोर्ट होगा। ओके, अच्छा अब बात आई, मान लो कंट्री जो है सब्सिडी जो दे रही है उसका अमाउंट बनता है एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए, तो क्या हमारी गवर्नमेंट उस कंट्री के आर्टिकल्स पर, उस पर्सन पर 11 रुपए की सब्सिडी लगा, ये सीवीडी लगा सकती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी? नहीं, ये तो फिर नाइंसाफी होगी ना। चलो तुम्हें मैक्सिमम ड्यूटी लगानी है तो इतनी लगाओ, 10 रुपए, जितने का उनको फायदा हो रहा था। तो स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, अब बात आती है, में इम्पोज अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ सच सब्सिडी, तो जितनी सब्सिडी उनको दी गई थी आप उतना ही अमाउंट यहाँ लगाओगे। फिर बात आती है कितने साल के लिए अब हम ये सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। फ्रेंड सेफगार्ड ड्यूटी कितने साल के लिए लगाई थी? पहले 4 इयर्स के लिए, ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा नहीं ये तो ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है, कि वो कंट्री पता नहीं क्यों सब्सिडी दे रही है, तो इसके लिए रखा 5 इयर्स। और अगर चाहते हैं वो तो इसको फर्दर एक्सटेंड करके 5 लेके जा सकते हैं, यानी अगेन इट्स बिकम्स 10, ठीक है। बट लिखने का तरीका देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बातों में सेम है, 5 + 5 10, 4 + 6 10, लेकिन लिखोगे ऐसा ही जैसा हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है कि सेफगार्ड के लिए पहले 4 होता है, इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 10 इयर्स, ओके। और हमारे पास इसके लिए सीवीडी के लिए 5, और इस कैन बी एक्सटेंड मोर फॉर अनदर 5 इयर्स, मीनिंग सेम है, लेकिन हाँ इन दोनों में स्टडी मटेरियल में जैसा लिखा वैसा ही लिखना, बिकॉज सजेस्टेड आंसर सेम आता है वहां पे। क्लियर? मैं आपको कभी नहीं कहती कि सारी चीजों में सेम लिखो, बट हाँ इसमें सेम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आई, लेकिन however where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of 5 years has not come to a conclusion before such expiry, the CVD may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding 1 year। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या रहता है स्टूडेंट? फिर 5 साल के लिए ड्यूटी कैसे लगा रहे हो, एक्सटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट ऐसे केसेस में प्रैक्टिकली जब वो रिवोकेशन का पीरियड आता है ना, तो वहां पे एक रिव्यू किया जाता है, देख लिया जाता है कि चलो भाई देखो कि इस पर्सन पे और ड्यूटी लगनी चाहिए, मतलब और उस जो आर्टिकल आ रहा है कंट्री से उन पर और ज्यादा एक्सटेंड करे या नहीं करे, ठीक है। अब 5 साल खत्म हो गए, इससे पहले रिव्यू शुरू हो गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में जब तक वो रिव्यू खत्म नहीं होगा तब तक वो ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स रहेगी। लेकिन सॉरी, कुछ मैक्स टाइम है, यस मैक्स टाइम है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर तक जो है वो एक्सटेंड करके ड्यूटी लग सकती है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? समझ आ गया स्टूडेंट? अच्छा मान लो कि उनको लग रहा है कि हमें टेम्परेरी बेसिस पे रिवोक करना है, हमें लग रहा है नहीं नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम परमानेंट नहीं कर रहे, हमें सोचने का टाइम चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो जो रेवोकेशन है टेम्परेरी बेसिस पे वो भी 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती यार, वैसे भी टेम्परेरी बेसिस पे 1 साल से ज्यादा थोड़ी ना लेके जाओगे। ओके क्लियर? ओके ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। अच्छा इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो है वो जो सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज लेट देम नो कि सीए इंटर का ऑडिट का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सो इफ दे वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन, यस आई एम गोइंग टू टीच द ऑडिट टू देम, ठीक है। ओके ओके थैंक यू सो मच। चलो अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कि सब्सिडी, इन्होंने कहा सच काउंटर वेलिंग ड्यूटी शेल बी इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी, कोई और ड्यूटी लग रही है लग जाए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब भी लगेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है प्रोविजनल लग रही थी तो काउंटर वेलिंग नहीं लगेगी, फिर भी लगेगी। सब्सिडी जो है स्टूडेंट इट शेल बी डीम्ड टू बी एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट कर नहीं रही लेकिन हम मान लेंगे जो कि ये एग्जिस्ट कर रही है। अब ऐसी क्या बात हुई, तो देखो स्टूडेंट, एक जो सब्सिडी होती है ना, it shall be, particularly the CVD, it shall be deemed to be exist if there is financial contribution by a government or any other public body in the exporting or producing country or territory। मैम हम कैसे माने कि उस कंट्री ने उनको कोई सब्सिडी प्रोवाइड करी है? क्या पता वो मना कर दे जी हमने नहीं करी, ओके मना करा है ना, लेकिन हम मानेंगे कि करी है कब? अगर वहां की गवर्नमेंट ने, अब मैंने नहीं बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, क्या पता वहां पे गवर्नमेंट्स के क्या नाम होते हो, क्या पता वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वही हेल्प करती हो, हमें नहीं पता दूसरी कंट्री का, तो वी आर राइटिंग गवर्नमेंट या उनकी कोई पब्लिक बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। अगर वो एक्सपोर्टिंग या प्रोड्यूसिंग कंट्री टेरिटरी में वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अगर इस कंट्री में कुछ जा रहा है ना तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उन सप्लायर्स को, तो ऑब्वियसली दैट इज सब्सिडी, उनको फायदा कर रहे हैं, तो सब्सिडी नाम लेने से ही नहीं होगा, फिर भी हम मान लेंगे कि सब्सिडी है, ठीक है। अब बात आई मैम ऐसा कौन कौन से केसेस में मानेंगे? पहले तो स्टूडेंट जहां पर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है फंड्स का, ओके,
या फिर उनको कोई ग्रांट दे दिया, लोन दे दिया, कुछ इक्विटी इन्फ्यूजन कर दिया कि हम इक्विटी लगा रहे हैं, या फिर फंड्स या लाइबिलिटीज का डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। सेकंड स्टूडेंट, जहां पे गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट इज अदरवाइज ड्यू इज फोरगॉन और नॉट कलेक्टेड, मतलब मान लो जो ये सप्लायर है चिंतामणि, इससे XYZ कंट्री को 10,000 रुपए लेने थे, उन्होंने कहा रहने दो, मत दो। एक बात बताओ, रहने दो मत दो, ऐसा कोई गवर्नमेंट करती है कभी? बताओगे स्टूडेंट्स? डू एनी गवर्नमेंट डू लाइक दिस कि नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है? नहीं ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, वो उसको हेल्प कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सब्सिडी। ठीक है, कि लेना था फॉरगोन कर दिया, कलेक्ट नहीं किया। फिस्कल इंसेंटिव का मतलब होता है किसी भी तरीके से मॉनेटरी इंसेंटिव था। या स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसको कोई गुड्स या सर्विसेज दे दिए कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज कि आप कुछ इससे खरीद लेना। ऐसे कैसे खरीद लेना, गवर्नमेंट कभी ऐसे देती है नहीं। लेकिन अगर मान लो उन्होंने पर्टिकुलर उसके लिए नहीं दिया था बट जनरली दिया था, अगर जनरली दिया था ना, तो अब हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे नहीं आपने तो हमारी कंट्री को हार्म करने के लिए दिया, नहीं, तो इन दैट केस हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अगर जनरल परचेज या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है तो नहीं, स्पेसिफिक दिया है तो मानेंगे। या फिर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, पहला तो डायरेक्ट ट्रांसफर था फंड्स का या इक्विटीज वगैरह दे दी। सेकंड में रेवेन्यू लेना था, कहा चलो रहने दो। थर्ड में गुड्स या सर्विसेज में हेल्प कर दी। तो करोगे क्या, फटाफट से इसको अंडरलाइन करो वरना ये याद नहीं रहेंगे। डायरेक्ट ट्रांसफर, गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉरगोन किया है, या फिर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, या फिर द फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू अ फंडिंग मैकेनिज्म और इंटरेस्ट और डायरेक्ट्स अ प्राइवेट बॉडी टू कैरी आउट वन और मोर टाइप ऑफ द फंक्शन स्पेसिफाइड इन क्लॉज। अब इसका क्या मतलब है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखो मैं यहाँ से कान नहीं पकड़ रही, मैं यहाँ से कान पकड़ रही, इसका कोई बात हुई क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा, हम डायरेक्टली दे रहे हैं ना, तो जो ये इंडियन गवर्नमेंट है ये तो हम पे जो है ड्यूटी लगाती है, CVD। एक प्राइवेट बॉडी थी XYZ, उसको कहा वाई कंट्री ने कि सुनो मेरे कहने से तुम एक काम करो, ठीक है, मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम ये पेमेंट जो है चिंतामणि को कर दो। अरे ऐसे काम तो हमने बहुत बार सीखे है ना, बड़े अच्छे से पढ़े भी है हमने। तो ऐसे केसेस में भी हम मान लेंगे वो हेल्प कैसे कर रही है, वो जो प्राइवेट बॉडी है वो किसी तरीके से डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है, रेवेन्यू उनको उससे लेना था फॉरगोन कर दिया, या उसको कोई गुड्स या सर्विसेज दे दिया, तो इवन इन दैट के स्टूडेंट्स हम मान लेंगे कि सब्सिडी प्रोवाइड करी है। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना अगर नॉर्मली वहां की गवर्नमेंट सबके ही साथ ऐसा कर रही है तो दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर वो सबके लिए उस कंपनी को दे रही है कुछ फंडिंग तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं, कुछ स्पेशल काम नहीं करने का, ठीक है ना? यस। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है फिर और कब मान लेंगे जी ये तो सब्सिडी मानी जा रही है। पहली बात तो अगर कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर लिया। सेकंड हमने कहा गवर्नमेंट ग्रांट्स और मेंटेन्स एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट। उसने क्या किया स्टूडेंट, उस आर्टिकल की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ प्राइस सपोर्ट दे दिया। मतलब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट कि भाई देखो नॉर्मली ये वाला जो मटेरियल है ना 100 रुपीज पर केजी है, तुमको 80 रुपीज पर केजी में देंगे, मतलब वो प्राइस सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट्स अ सब्सिडी। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कर दिया, अगर उन्होंने उस आर्टिकल का जब इंपोर्ट होता था वाइजेड कंट्री में जो ड्यूटीज लगती थी वहां बेनिफिट कर दिया, किसी भी तरीके से बेनिफिट कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा ये है CVD को लगानी चाहिए हमें, ये सब्सिडी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, समझ आ गई बात? या कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछो। क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब जहां पर चलो एक काम करते हैं, वैसे भी नाउ वी हैव द 5 मिनट्स लेफ्ट। अब जो बाकी का इसका टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो जो इसका बाकी का टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फटाफट से और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो फटाफट मुझे मैसेज कर दो। आती है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि देखो ये CVD होता क्या है सब्सिडाइज आर्टिकल पे। तो जहां पर हमें लग रहा है कि जो दूसरी कंट्री है उन्होंने क्या किया है, अपने मैन्युफैक्चरर्स को कुछ सब्सिडी दे दी है जिससे कि वो कम प्राइस में हमारे पास सामान सेल करे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म होगा, उससे बचने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि उन वाले पर्सन्स पर, उन आर्टिकल्स पर वो CVD लगा देती है, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जिसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज सेड टू हैव टेकन प्लेस
कब कब ऐसा होगा कि मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी वहां पर लगाई जा रही होगी? तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, if there is a decrease in the export price of an article without any commensurate change in the resale price in India of such article imported from the exporting country or territory, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स की मान लो अब जो प्राइस ना वो क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर जब वो प्राइस आ रहा है, मान लो वो प्राइस आ रहा है 90 रुपीज, तो अगेन आई सेड यू कि जितना उनको पड़ रहा है, जितना उनके लिए प्राइस है, अगर वो उससे कम प्राइस पर यहाँ पे भेज रहे हैं तो वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उस पर सीवीडी लगाया जाएगा। या फिर मैम और कब लगा सकते हैं? अगर कोई और सर्कमस्टांसेस है जिसको रूल ने लिख दिया, क्योंकि भाई जो रूल है उसकी तो बात माननी पड़ेगी। ये तो लाइन हर किसी में आपकी आ जाती है कि जो भी रूल्स फिर कह रहे हैं उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है, मैम अगर ये डिटर्मिनेशन की सीवीडी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये पेंडिंग चल रही है, अभी तक इस पे कोई फाइनल जो है उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा केस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी डिटरमाइन नहीं कर पा रही है, अभी वो डिटर्मिनेशन जो है वो पेंडिंग चल रही है, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? वही सेम जो ऑलरेडी हमने दूसरी ड्यूटीज में पढ़ा कि भाई आप एक काम करो, जैसे सेफगार्ड ड्यूटी में था प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो, सेम इन्होंने कहा आप एक काम करो, आप प्रोविजनल सीवीडी लगा दो, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। प्रोविजनल का मतलब जो फाइनल नहीं है, तो प्रोविजन बेसिस पर लगा दी गई है। फिर बात आती है जब फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो क्या किया, डिटर्मिनेशन जो है वो पेंडिंग चल रही है, ठीक है, अभी वो जो डिटर्मिनेशन है ना वो पूरी नहीं हुई। ओके, सो इन दैट केस दिस सेड कि भाई अगर डिटर्मिनेशन आपकी पेंडिंग चल रही है तो आप एक काम करो ना, आप प्रोविजनल बेसिस पर वहां पर ये सीवीडी लगा दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी प्रोविजनल बेसिस पर लगता है या कभी ना कभी तो फाइनल डिटर्मिनेशन आएगा। जब फाइनल डिटर्मिनेशन आएगा और मान लो प्रोविजनल सीवीडी जो लगाया था वो लगा दिया उनके ऊपर 10 रुपीज पर प्रोडक्ट, फाइनल डिटर्मिनेशन में पता चला भाई ये तो 8 रुपए लगने चाहिए, तो वो जो 2 रुपीज हमने उनसे ज्यादा लिए थे हम उसका क्या करेंगे? हम वो 2 रुपए हमारी गवर्नमेंट उनको रिफंड कर देगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर हो गया? तो देखो, the central government shall having regard to such determination and as soon as maybe after such determination वो सीवीडी को रिड्यूस कर देंगी और जो भी रिफंड होगा, मतलब जो हमने उनसे एक्सेस में कलेक्ट कर लिया था, हम उसको वापस कर देंगे। क्लियर? अब बात आई दोबारा से वही बात जो कि सेफगार्ड ड्यूटी के लिए थी, क्या अब यहाँ पर वो कह रहा है कि बात बताओ फिर वो जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है या फिर जो यूनिट्स है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, क्या उन पर ये ड्यूटीज लगाओगे? नहीं। देखो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग यू, चाहे सेफगार्ड ड्यूटी हो और चाहे हमारी ये सीवीडी हो, यार फायदा क्या हुआ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, अगर उन पर भी आप लोग ये ड्यूटीज लगा रहे हो? नहीं, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी उन पर नहीं लगती। इट मींस अगर स्टूडेंट्स वहां कोई ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू कम रखी गई है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसने कुछ सब्सिडी दे दी थी अपने मैन्युफैक्चरर्स को, सो इन दैट केस 100% ईओयू जब इंपोर्ट करवाएगा या फिर जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यूनिट इंपोर्ट करवाएगा वहां पर ये ड्यूटी नहीं लगेगी। अब बात आई क्या, अब आप मुझे आंसर देने वाले हो तो फटाफट से जरा अपने माइंड्स खोल लो। क्या, एक बात बताओ, अगर कोई नोटिफिकेशन इश्यू हो गई कि हम कह रहे हैं इन वाले यूनिट्स को भी जो है सीवीडी लगेगा, तो लगेगा या नहीं लगेगा? नोटिफिकेशन की बात इन दैट केस मानी जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ या ना? मानी जाएगी स्टूडेंट। जैसे सेफगार्ड ड्यूटी में था, तो अगर नोटिफिकेशन आ गई ना, कोई उन्होंने कह दिया कि देखो अगर नोटिफिकेशन इशू हो गई कि भाई ड्यूटी इन वाले पर्टिकुलर पे भी लगेगी, फिर तो लगेगी, देन वी कांट डू एनीथिंग। या फिर स्टूडेंट्स बात आई और क्या होगा जब ये ड्यूटीज लगेंगी यहाँ पर? देखो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हियर, सेम चल रहा है सेफगार्ड ड्यूटी वाला। देखो पर्सन ने क्या किया, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, दिस इज द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इसका काम क्या था मैम? एक्सपोर्ट करना, यही काम था ना, ठीक है। या फिर जो वो SEZ है ना उसके लिए भी बेसिकली यही रहता है कि भाई ये भी ना एक्सपोर्ट करेगा इन दिस केस ऑफ कस्टम। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर XYZ कंट्री है उससे सामान इंपोर्ट करवा दिया, पता चला गवर्नमेंट को कि अरे भाई इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, इस कंट्री के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे दी कि इंडिया में सामान भेजो।
अब क्या करना है, जय हिंद जय भारत, अब हम तो इनको ऐसा करने देंगे नहीं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने, काम करो सीवीडी लगाओ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस लिए, उसका प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि देखो हम तो EOU-SEZ है, हमारा तो काम ही नहीं है ना, हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, तो आप हमारे ऊपर सीवीडी मत लगाओ। तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई फिर जो आपके पास प्रोडक्ट्स थे ना उसको एक्सपोर्ट करो। इन्होंने क्या किया, चालाकी करी और इन्होंने इंडिया में उसको डोमेस्टिक क्लियरेंस करवा दी। अब बताओ स्टूडेंट्स, ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, सीवीडी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स दे हैव क्लियर्ड इट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। लगेगी नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी ना इस केस में, क्योंकि उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको एक्सपोर्ट की जगह क्या कर दिया, अपनी डोमेस्टिक क्लियरेंस के लिए करवा लिया। तो स्टूडेंट्स अगर क्या किया, सच आर्टिकल इज आइदर क्लियर्ड एट सच इनटू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, सो इन दैट केस सीवीडी लगेगा। अब इन्होंने कहा एक बात बताओ, अब ग्रीन मार्कर देखना, इसके अंदर वो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ये हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, ये यहाँ से जो रॉ मटेरियल आया ना स्टूडेंट्स, वो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। अब अगर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ओके, बट अगर ये एक प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ही आ रहा है, यानी वो डोमेस्टिक मार्केट में यूज होगा, तो अगेन स्टूडेंट्स वहां पे सीवीडी लगेगी। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से वहां पे ड्यूटी लगाएंगे जैसे नॉर्मली इंपोर्ट अगर कोई करवाता तो वहां पे लग जाती। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज करके फटाफट से पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर बात आती है और कौन कौन सा टाइम पीरियड होगा या और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर की काउंटर वेलिंग ड्यूटी शेल नॉट बी एप्लीकेबल। सो फर्स्ट स्टूडेंट, अगर सब्सिडी एक्सपोर्ट के लिए है, मतलब वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको जो सब्सिडी दी है ना, that subsidy relates to export performance, so in that case no CVD shall be applicable। या फिर उन्होंने कहा सब्सिडी जो है ये डोमेस्टिक गुड्स के लिए है ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल। अब इसका क्या मतलब आया, तो देखो पहले ये बताओ, फर्स्ट लाइन का मतलब समझ आ गया, द सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट, The subsidy relates to the use of domestic goods over imported goods in the export article। अब उन्होंने कहा यहाँ पर कि देखो अगर उन्होंने क्या किया, वो जो सब्सिडी है ना वो रिलेट किससे कर रही है, हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स है उन्हीं के लिए है, देन इट्स ओके। थर्ड में वो कह रहे हैं द सब्सिडी हैज बीन कन्फर्ड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग द आर्टिकल अनलेस सच अ सब्सिडी इज फॉर। अब उन्होंने कहा जिस कंट्री ने वहां पर उनको सब्सिडी दी थी, इसको ना दोबारा समझ लो, पता नहीं क्यों आई हैव अ डाउट कि आप शायद इसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेशन ले रहे हो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको दोबारा समझा रही हूँ। देखो द फर्स्ट पॉइंट इज सेड कि सीवीडी आप कब नहीं लगाओगे। उन्होंने कहा भाई देखो अगर उस कंट्री ने क्या बोल दिया था कि हम जो सब्सिडी दे रहे हैं ना, हम इसलिए नहीं दे रहे आप इंडिया में सामान भेज रहे हो, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहां पे एक मिस्टर जेम्स है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो टू इंसेंटिवाइज दैट पर्सन, टू मोटिवेट दैट पर्सन, हम क्या कर रहे हैं, उनको कुछ सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसा करने से हमें पता है कि वो स्पेशली इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे, सो दैट्स ओके। सेकंड स्टूडेंट, उन्होंने ये कहा जो सब्सिडी है ना ये हमने उनको डोमेस्टिक गुड्स के लिए दी थी, हमने नहीं कहा कि आप जो है बाहर के लिए करो या कुछ है। थर्ड वो कह रहे हैं वो जो सब्सिडी है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को दी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग और आर्टिकल एक्सपोर्टिंग द आर्टिकल में है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो सब्सिडी किस किस के लिए नहीं होनी चाहिए, वो उन पर्संस की रिसर्च एक्टिविटीज के लिए नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है, देखो अब उन्होंने कहा कि अगर वहां के जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वहां के कोई रीजन है जिनको डिसएडवांटेज हो रहा है तो अगेन यहाँ पे सीवीडी लगेगी, फिर वो इसको नहीं मानेंगे। या उन्होंने कहा कि मान लो असिस्टेंस टू प्रमोट एडेप्टेशन फॉर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज टू न्यू एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। आप सबको पता है हमारी गवर्नमेंट चाहती है सस्टेनेबल एनवायरमेंट हो, चाहती है या नहीं चाहती, बताओ स्टूडेंट्स। तो अगर उन्होंने ये किया है कि भाई ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है ना हमने क्या करना है, आप इनको अडेप्ट कर सको न्यू एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स की तरह, तो इन दैट केस आल्सो दे सेड इट। ठीक है, अब बात आई मैम ये जो सीवीडी वाला पॉइंट है ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है अब के बाद। ठीक है,
रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भाई वो कह दे आपको कि ये तो 2 साल पहले से लगेगी। समझ आया बात? रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव में अंतर। तभी आपने देखा होगा जो पुराने वाले सॉन्ग्स होते हैं, वी नॉर्मली सेट देम रेट्रो सॉन्ग्स, कहते हैं ना, ठीक है। सो रेट्रो का मतलब होता है पहले से। अब उन्होंने कहा ये जो सब्सिडी है सीवीडी, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? हाँ, हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमने ना, देखो ये जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहा है ये ऑलरेडी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना ज्यादा इंजरी कर रहा है, इतना हार्म कर रहा है कि जो अब डिफिकल्ट हो चुका है रिपेयर करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा लॉस कर दिया, तो हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी, इनफैक्ट अभी हमने लगाई नहीं थी सब्सिडी, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी इंपोर्ट्स इस कंट्री से हुए हैं, वी आर सेइंग इन सब पर सीवीडी लगेगी। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है। अब बात आई मैम ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है 10 साल पहले से लगा लो। नहीं स्टूडेंट, तो वो क्या करेंगे, जिस दिन वो नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसके मैक्सिमम 90 डेज पहले से वो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 9 साल पहले से कह दें, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कहा फ्रॉम अ डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज। जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हो रही है उसके 90 डेज पहले से आप नहीं कह सकते। क्लियर? मतलब मैक्स उसके पिछले 90 डेज तक आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द अमाउंट ऑफ एनी सच सब्सिडी शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम बी असर्टेन एंड डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर such injury as it may consider necessary, and the central government may make rules for the identification of such article and for its assessment। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो ये जो बात है ना स्टूडेंट सीवीडी की, अच्छा दूसरी गवर्नमेंट सच में ऐसा कुछ कर रही है जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हार्म हो रही है, सब्सिडी दे रही है उनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम वो उसको असर्टेन करती है, यानी इवेल्युएट करती है, डिटरमाइन करती है कि अच्छा इतनी इंजरी हुई है, यहाँ की हुई है, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। क्लियर? अब बात आई है कि वो उस आर्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ड्यूटी कलेक्शन करते हैं, वो ये सब करते हैं। ओके, इससे आपको एक बात समझ आ गई कि वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए कर रहे हैं जिस पर सब्सिडी दी गई थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी का पॉइंट भी पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर प्लीज किसी को भी डाउट है तो प्लीज डाउट क्लियर करो। वी हैव कवर्ड द कंप्लीट सीवीडी। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, प्लीज आस्क मी। हाँ या ना? सो आई होप कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। अब हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो हमारे पास ड्यूटी आती है, जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या नाम है इसका? एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इसका क्या मतलब है? देखो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है आइए समझाते हैं आपको। जस्ट वेट इट आउट। देखो, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डंप? आपको डंप का मतलब पता है? किसी को डंप करना, व्हाट डू यू मीन बाय डंप करना? कैन आई से डिच करना? कैन आई यूज दिस वर्ड? हाँ जी। और क्या मैं कह सकती हूँ धोखा देना? यस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आई कि अगर देखिए, अगर हमें ये लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस कंट्री से जो सामान आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आ रहा है, वो उनकी कंट्री में कोई सब्सिडी वाला नहीं है, लेकिन सब्सिडी होती तो सीवीडी था। उन्होंने कहा उनकी कंट्री में या हर इंटरनेशनल मार्केट में दे आर सेलिंग इट फॉर 100 रुपीज, बट इन आर इंडिया दे आर सेलिंग इट फॉर 50 रुपीज। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है? दैट्स एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कि ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जो कि अनफेयर है, जो पर्सन को नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसके केस में वो क्या करते हैं, जितना भी ये ऐसा डिफरेंस ला रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू से जितने कम पे सेल कर रहे हैं, हम उसको ड्यूटी लगा देते हैं, एक और एडिशनल टैक्स लगा देते हैं, और इसीलिए इसका नाम है डंप को हटाना है, डंप नहीं करने देना। दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ आया? एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ आ गया? ठीक है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 9A। अब सेक्शन 9 था सीवीडी के लिए, 9A स्टूडेंट्स, A फॉर एंटी डंपिंग। ठीक है, तो 9A इज फॉर द एंटी डंपिंग। So dumping is said to occur when the goods are exported by a country to another country at a price lower than its normal value।
अगर कोई क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसके भी कम प्राइस से, नॉर्मल वैल्यू से कम पे, तो ये होता है ये होता है डंपिंग, ठीक है। अब उसको हटाने के लिए ड्यूटी लगा दी एंटी डंपिंग, ठीक है। सो एंटी डंपिंग इज मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, जो कि वो ऐसे डंपिंग ट्रेड से कर रहे हैं। अब बात आई कि ऐसा करने से स्टूडेंट्स कुछ तो होगा ना, जहां उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये जो है इसने परमिशन दे दी कि नॉर्मल वैल्यू से कम पर सेल करे, तो ऐसा कर दो। वो परमिशन जो दी है वो दी है WTO ने। डू एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ WTO? यू कैन मैसेज मी। डू एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ WTO? हाँ जी, WTO क्या होता है पता है किसी को? WTO का मतलब होता है स्टूडेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यस, आशा यही कहने वाले थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो पूरी इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट को देख रही है। सॉरी। अब स्टूडेंट WTO ने इसको परमिट किया है, ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने परमिट किया है कि ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो फॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटी डंपिंग आप उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो, ठीक है। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ना, वो प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, वो तो कर रहा है, लेकिन दैट इज अ सेकेंडरी मेजर। उनका मेन काम क्या है? टू इंश्योर कि कहीं भी अनफेयर ट्रेड ना हो रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आई, क्या कुछ कंडीशंस हैं जो अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी? यस स्टूडेंट। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है कि जो भी आर्टिकल एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्टर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहा है, यानी हमारे इंडिया में भेज रहा है अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम में। और देखो, इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी लगाएगी अगर प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, किसी और कंट्री में जा रहा है हमें नहीं मतलब है, ठीक है। मैम एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी लगेगी? यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने ना अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि वो क्या कर रहा था, नॉर्मल वैल्यू वाज 100 रुपीज, हमारी कंट्री में भेज रहा है, यानी अपना एक्सपोर्ट प्राइस चला रहा है 50 का, ठीक है ना। कितना मार्जिन रखा स्टूडेंट्स उसने? 50 रुपीज, ठीक है। सो 50 रुपीज की उस पर लगा दीजिए एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज बेसिकली जो उसका नॉर्मल वैल्यू होता है, उस नॉर्मल वैल्यू में से हम एक्सपोर्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सो दैट इज द एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ आ गया? सो मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब कि कितने से वो उसको डंप कर रहा है, दैट इज नॉर्मल वैल्यू लेस एक्सपोर्ट प्राइस, ओके। अब बात आई एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब है स्टूडेंट द प्राइस जिसके लिए उस कंट्री ने यहाँ पर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अब ये बात आई कि मान लो अगर हम ये कहते हैं एक्सपोर्ट प्राइस तो अनरिलायबल है, क्यों? ड्यू टू एनी रीजन हम उसको रिलाई नहीं कर सकते, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कैसे ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि मान लो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में कुछ भी कंपनसेटरी अरेंजमेंट्स हुई है कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूं तो तुम संभाल लेना, मैं कुछ एक्स्ट्रा वाला दे दूंगा, ठीक है। सो इन ऑल दोज केसेस, या फिर मान लो इम्पोर्टर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कंपनसेशन हुई है, थर्ड पार्टी मतलब जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को मिलवा रहा है, लाइक अ कमीशन एजेंट, तो उसके केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम जो एक्सपोर्ट प्राइस वो ले रहे हैं उस पर नहीं मारेंगे। पहली बात तो मैम कि कंपनसेटरी अरेंजमेंट्स कब होते होंगे? इंपोर्टर चाहता है मैं एक्चुअल वैल्यू इंडिया में दिखाऊंगी ना कि मैं कितना का इंपोर्ट करवा रहा हूँ, एक्सपोर्टर भी माना हुआ है ठीक है ना, मेरे को भी फायदा ही हो रहा है, टैक्सेस कम भरने पड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ अगर वो कर रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ मिलके वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे या तो एक्सपोर्ट प्राइस है ही नहीं, और है भी तो दैट इज अनरिलायबल। अब उसके केस में स्टूडेंट हम क्या करें? हम ये मानेंगे कि मान लो ये है एक्सपोर्टर, कौन है? एक्सपोर्टर, ठीक है। ये पर्सन कौन है? इंपोर्टर। तो स्टूडेंट वी विल डिटरमाइन कि मान लो ये जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बायर है, इंडिपेंडेंट बायर मतलब जिसका किसी बात से लेना देना नहीं है, हम मानेंगे कि ये प्रोडक्ट इसको सोल हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो स्टूडेंट अगर वो वहां पर सोल होता तो उसके केस में क्या वैल्यूज आती? क्लियर? ठीक है। अब मैम इसको एक्चुअल सेल करते हैं, यस स्टूडेंट, इसको हम एक्चुअली में क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो मतलब हम एक तरीके से रीसेल कंडीशन दिखाते हैं, अच्छा इसके पे क्या प्राइस आता, लेकिन अब अगर कोई पर्सन रीसेल नहीं करना चाहता फिर क्या करें? नॉर्मली तो इंपोर्टर्स मना करेंगे, हम रीसेल क्यों करें, ऑब्वियसली कुछ अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं। तो उसके केस में सिंपल सी बात पेपर में लिख कर आनी है कि भाई फिर जो भी रीजनेबल बेसिस अवेलेबल होंगे हम उनके थ्रू डिटरमाइन कर लेंगे अंडर सेक्शन 9A, ओके। तो अगर मैं इसको एक बार ब्रीफ कर दूं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि पहले हम देखेंगे वो प्राइस जिस पर कि
वो प्राइस जो कि एक्सपोर्टिंग प्राइस है उस पर्सन का जो एक्सपोर्टर है। अगर प्राइस अवेलेबल नहीं है या फिर अगर अवेलेबल है बट दैट इज नॉट रिलायबल, तो हम किसी इंडिपेंडेंट बायर को उसको रीसेल करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है तो रीजनेबल मीन्स के थ्रू उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, ये तो बात थी एक्सपोर्ट प्राइस की, नॉर्मल वैल्यू का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? नॉर्मल वैल्यू का वैसे क्या मतलब हुआ कि भाई नॉर्मली जिस वैल्यू पे वो सेल होता है, लेकिन कस्टम के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे स्टूडेंट्स कंपेरेबल प्राइस, यानी इन द ऑर्डिनरी कोर्स फॉर ट्रेड उस जैसे आर्टिकल्स के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो कितने में सेल होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो वो प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, हम जो इंपोर्ट करवा रहे थे, यानी जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री है दैट इज ब्राजील, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम तो लेंगे यूके से, सो इज इट कंपेरेबल? नहीं, तो ध्यान रखना सेम एक्सपोर्टिंग कंट्री या सेम एक्सपोर्टिंग टेरिटरी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? फिर बात आती है कि मान लो उस जैसे आर्टिकल्स की कोई सेल है ही नहीं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में उस डोमेस्टिक मार्केट में, तो फिर क्या करें? सो इन दैट केस स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नॉर्मल वैल्यू हम लेंगे फर्स्ट, कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव प्राइस ऑफ द लाइक आर्टिकल अगर वो व्हेन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी टू एन एप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री। अब उन्होंने कह दिया भाई देखो हम नहीं बता पा रहे कि ये प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है या डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है, कैसे रह रहा, तो उसने कहा आप एक काम करो, फिर इन दैट केस आपको कुछ मीन्स लगाने पड़ेंगे, रीजनेबल डिटर्मिनेशंस करनी पड़ेंगी। वो हम ये कर रहे हैं कि आप वो कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव प्राइस लीजिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल प्राइस नहीं है। उस जैसा आर्टिकल अगर XYZ कंट्री से किसी थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, एप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री जो कि सिमिलर लोकेशन सिमिलर डिस्टेंस की होती हैं, ऐसा सब कुछ देख लेते हैं, तो उस केस में प्राइस क्या होता? अगर फिर भी नहीं है फिर क्या करें, मतलब नॉर्मल वैल्यू शेल बी आइदर ऑफ द, या तो ये कंपेरेबल प्राइस या फिर स्टूडेंट्स आप वहां पे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लो, जिस कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ है यानी जहां पे वो प्रोड्यूस हुआ है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पे एडमिन एक्सपेंस कितना आ रहा है, यानी अपने कॉस्ट के पेपर को याद करो, कॉस्ट शीट को, सेलिंग कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, फिर हम कितना उस पर नॉर्मली प्रॉफिट लगाते हैं, वो सब कुछ देख लीजिए। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके ग्रेट। अच्छा बात आई मैम ऐसा भी तो हो सकता था कि वो जो कंट्री है ना जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली ना वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो वहां से ना ट्रांसशिप हो रहा था। ट्रांसशिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, वो क्या हुआ, अनलोड होकर वहां से बस सामान आ रहा है। फिर उस केस में क्या ले स्टूडेंट, तो इन दैट केस नॉर्मल वैल्यू जो हमें लेनी है, और मान लो कंपेरेबल प्राइस आ ही नहीं रहा, तो नॉर्मल वैल्यू जो हम लेंगे वो हम लेंगे ओरिजिन कंट्री का, यानी जहां पर वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, टैक्स पॉइंट क्या होगा? टैक्स पॉइंट का मतलब क्या है कि कितने साल के लिए ये ड्यूटी जो है वो लगेगी। तो स्टूडेंट्स एंटी डंपिंग ड्यूटी, काम ज्यादा करना पड़ा या कम इसमें, बताओ? बेशक इंटरेस्टिंग है बट काम ज्यादा करना पड़ रहा है या कम? हाँ जी, कंपेरेबल, ज्यादा काम हो रहा है कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना, तो इन्होंने कहा देखो ये ड्यूटी जो है 5 साल के लिए रहेगी, पहले रिवोक कर दी, बात अलग है, जिस दिन इम्पोजिशन हुई है उससे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई इसको तो आगे भी लगाने की जरूरत है, तो वो और फर्दर 5 years के लिए इसको एक्सटेंड कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात? तो यानी वही सेम 10 वाला चल रहा है, 5+5 यहाँ पे करके। फिर हमारी बात आई, लेकिन ध्यान रखना 5 साल पूरे होने से पहले एक रिव्यू किया गया है। ठीक है, अब मान लो जहां पे भी उन्होंने रिव्यू किया और उस रिव्यू का अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया, फिर क्या करें? सेम वही जो हमने पहले पढ़ा फ्रेंड्स, इन दैट केस जब तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा वो ड्यूटी एप्लीकेबल रहेगी, बट मैक्स 1 year के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा मैम, अगर जो सेट ड्यूटी है वो टेम्परेरी बेसिस पे रिवोक कर दी, तो उस रेवोकेशन का भी जो होता है मैक्स 1 year रहता है। रिवोक मतलब रोक भी, अभी नहीं लगेगी बाद में देखेंगे, तो वो भी मैक्सिमम 1 साल ही रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब बात आई मैम अगर सीवीडी वगैरह भी लग रही है, हाँ स्टूडेंट्स, अगर सीवीडी लग रही है तो सीवीडी के साथ साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगेगी। ओके, अब लेकिन अगर उनको लग रहा है, गवर्नमेंट को लगा कि देखो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, उन्होंने इंक्वायरी करी और पता चला कि देखो यहाँ ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को रोक रहे हैं, सरकमवेशन कर रहे हैं, कैसे? उन्होंने क्या किया,
जो उसका डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट है, उसका नाम बदल दिया, उसका कुछ कंपोजिशन बदल दिया, क्यों? जिससे एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह नहीं लग पा रही। या फिर क्या कर रहे हैं, साइकिल है मान लो, साइकिल को इकट्ठा मंगवा रहे थे ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही थी, उन्होंने कहा इसके असेंबल्ड पार्ट्स असेंबलिंग कर लेंगे। अनअसेंबल्ड, अनअसेंबल्ड मतलब कभी टायर आ रहा है, कुछ आ रहा है, अलग अलग मंगवाओ। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, बताओ स्टूडेंट्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, बताइए। तो इन दैट केस स्टूडेंट व्हाट वी विल डू इज कि जहां पे स्टूडेंट वो अभी भी उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो उन्होंने पहले इनइफेक्टिव कर दिया था कि भाई नहीं लगेगी, ये तो प्रोडक्ट अलग है, इंक्वायरी करी, पता चला नहीं ये तो वही प्रोडक्ट है, ये तो घपलेबाजी है, फ्रॉड है, स्कैम हो रहा है। तो अब स्टूडेंट जितने टाइम के लिए उनको लग रहा है वो क्या करेंगे, वो वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा बात आई मैम, इसका भी कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट, जिस दिन उन्होंने इंक्वायरी शुरू करी है उससे पहले नहीं होगा। हाँ तब तक से कोई भी डेट ले सकते हैं, लेकिन जब इंक्वायरी शुरू करी थी, शक होना शुरू हुआ था, उससे पहले की डेट्स नहीं आएंगी। ओके। अच्छा, अब आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगा, जैसा मैंने आपको सेफगार्ड ड्यूटी के लिए पढ़ाया था, दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्वली सेम, जो हमने सीवीडी के लिए भी करे थे। क्या कि अब मान लो स्टूडेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, उनको लग रहा है कि एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मैम डिक्रीज क्यों हो रहा है? वही बात हुई ना, नॉर्मल प्राइस से कम ले रहे हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गया, देन इट्स ओके। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं हुआ, फिर आपने कैसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया? तो यस, इन दैट केस एंटी डंपिंग ड्यूटी शेल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट आता है, या कोई और सर्कमस्टांसेस है तब भी ये लग सकती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो, या फिर लग रहा है कि भी बाकी कंट्रीज में ये कम प्राइस दे रहे हैं, इंडिया में उससे भी, मान लो बाकी कंट्रीज में 80 पे सेल कर रहे हैं, इंडिया में 50 पे कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? सो इन ऑल दोस केसेस एंटी डंपिंग ड्यूटी देखेंगे, अगर एप्लीकेबल हो रही है तो लग जाएगी। फिर होता है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब प्रोविजनल का क्या मतलब है? जैसे सीवीडी के लिए पढ़ा, अगर अभी तक फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हुई, सो मैं पेंडिंग द डिटर्मिनेशन, उस पेंडिंग पीरियड में वो प्रोविजनल ड्यूटी लगा देंगे। अगर बाद में पता चला फाइनल डिटर्मिनेशन पे कि प्रोविजनल ड्यूटी हमने ज्यादा ले ली है, सो दे कैन रिफंड इट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब बात आती है यहाँ पर, ये जो नोटिफिकेशन है, क्या ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या एसईजेड पे लगेगी? नहीं लगेगी, किसी पे भी कोई सी भी नोटिफिकेशन नहीं लगती। बट अनलेस अगर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन निकाल दी उनके लिए, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है उन्होंने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए उसको क्लियरेंस करवा लिया, या फिर कोई और प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक मार्केट में आना था, एक्सपोर्टेड आर्टिकल से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। अब आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब कितना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, कैसे होगा वो देखो। तो स्टूडेंट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये जो डंप्ड आर्टिकल है ये क्या कर रहे हैं, हमें तो पता चला यार ये तो बहुत पहले से इसकी तो हिस्ट्री है डंपिंग की, ये तो कब से इंजरी दे रहे हैं, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स वो वहां पे क्या करेंगे, वो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा देंगे। कितने टाइम के लिए? तो सेम वही 90 डेज, द सेम पीरियड हेयर शेल बी, दैट इज द 90 डेज। मतलब जब नोटिफिकेशन निकाली उससे मैक्स पिछले 90 डेज के लिए वो एप्लीकेबल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर की पूरी की पूरी थ्योरी हमारी खत्म होती है। अब एक बात बताओ, क्या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपको? अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट।